नंबर 106 पे थे क्या पर लास्ट में? नहीं, 109 में थे। अच्छा 109 में। 109 में लास्ट जो यहाँ पे बोल्ड में लिखा हुआ है, ऐसा अच्छा आदमी बनने की, वहां से शुरू कर सकते हैं। जी जी। हेलो। जी भैया करिए रीडिंग। हाँ। सभी को नमस्ते। पेज नंबर 109 में नीचे बोर्ड में लाइन दी हुई है, यहाँ से शुरू करते हैं। ऐसा अच्छा आदमी बनने के पश्चात बिना उत्पादन किए उनको सब कुछ चाहिए, सबसे ज्यादा उन्हीं को चाहिए। इस ढंग से उत्पादन नहीं करने की प्रवृत्ति और संपूर्ण वस्तुओं को ज्यादा से ज्यादा पाने की इच्छा, ये दोनों मिलकर के संसार के साथ द्रोह, विद्रोह, शोषण होना भावी हो जाता है। इस ढंग से आदमी फंसा है, इससे मुक्ति चाहिए। मैं मुक्ति पाया हूँ। हमको किसी का शोषण करने की जरूरत नहीं है, न द्रोह विद्रोह करने की जरूरत है। परिश्रम से हम स्वयं अपनी आवश्यकताओं से अधिक उत्पादन करते हैं। आप भी कर सकते हैं। आवश्यकता परिवार में ही निश्चित होती है, न कहीं व्यक्ति में, न संसार में होती है। परिवार की आवश्यकता से अधिक उत्पादन कर लिया तो हम समृद्धि का अनुभव करते हैं। इस ढंग से आवर्तनशील अर्थ व्यवस्था के अध्ययन की आवश्यकता महसूस हुई। उसको निश्चित रूप में उसकी रचना करके हिंदी भाषा में संसार को दिया है। वह लोग गणने गम्य हो जाए तो इससे उपकार होगा। इससे कभी भी संसार के किसी भी आदमी, किसी भी परिवार का कहीं भी क्षति होने वाला नहीं है। होगा तो उपकार ही होगा। तो हमें भी शोषण विधि से मुक्त होना है, द्रोह विद्रोह से मुक्त होना है। जो राजनीति अपने मन से कूटनीति को अपना लिया है, उससे कहीं भी अभय, अमन, चैन होने वाला नहीं है। अमन चैन के लिए आवर्तनशील अर्थ व्यवस्था चाहिए। जैसे तन मन धन रूपी अर्थ को हम प्राकृतिक ऐश्वर्य पर नियोजित किया तो नियोजन से उत्पादित वस्तु हमारा तन के लिए पोषण, संरक्षण, समाज गति का आधार बनता है। पुनः हमारे इस समाज गति, पोषण, संरक्षण के आधार पर हम पुनः वस्तु को निर्मित करने योग्य होते हैं। इस तरह से ये आवर्तनशील है। मनुष्य अपनी शक्तियों को विचार शक्ति के साथ शरीर के द्वारा प्राकृतिक ऐश्वर्य पर श्रम नियोजन करता है। फलस्वरूप वस्तु निर्मित होती है। वस्तु जितना हमको चाहिए उससे ज्यादा हम निर्मित कर ही सकते हैं। हाथ हाय हाय से मुक्त होने की बात यहाँ आती है। हम पहले से ही तृप्त होना चाह रहे हैं, सुखी होना चाह रहे हैं, इसलिए तृप्ति का उपाय खोजते हैं। उपाय खोजते खोजते तृप्ति का उपाय आता है तो अपनाते ही है। इसमें छोड़ने वाली कोई बात नहीं। गलती को सही में बदलने की बात है, अपराध को न्याय में बदलने की बात है, युद्ध को सह अस्तित्व में बदलने की बात है, द्रोह को सौजन्यता में बदलने की बात है, विद्रोह को मैत्री में बदलने की बात आती है। हम ये सब को स्वीकारते ही हैं। 700 करोड़ लोगों से पूछ पूछ लीजिए, द्रोह, विद्रोह, शोषण, युद्ध करना चाहिए कि नहीं? सभी कहेंगे नहीं करना चाहिए।
मेरे अनुसार कोई भी आदमी इसके लिए तैयार नहीं होता है कि वह हाय हाय करता रहे। इस आवर्तनशील अर्थ क्रम से मानव जाति हाय हाय द्रोह विद्रोह शोषण युद्ध से मुक्त हो सकता है। जैसे पागल स्वस्थ होने की इच्छा रखता है, वैसे ही आदमी में भी लाभोन्मादी अर्थव्यवस्था में आवर्तनशील अर्थव्यवस्था की आकांक्षा समाई हुई बात को जागृत करने की बात है। शुभ आकांक्षा हर मनुष्य में समाई ही रहती है, उसको जगाने की बात है। जगाने के क्रम में आवर्तनशील अर्थव्यवस्था का एक अविभाज्य स्वरूप है। इसका मूल सिद्धांत श्रम नियोजन सिद्धांत है, श्रम विनिमय सिद्धांत है। इसी में हमारा महत्वाकांक्षा सामान्यकांक्षा से संबंधित वस्तुओं को निर्मित करना है। आवर्तनशील अर्थव्यवस्था होना ही वर्तमान है। प्रकृति सहज, नियति सहज, अस्तित्व सहज है। इसलिए इसको हमें पूरा अध्ययन करना चाहिए, जीवन में चरितार्थ करना चाहिए और स्वयं संतुष्ट होकर संतुष्टि के स्रोत बनना चाहिए। ठीक है दीदी? जी भैया। वीआर भैया जी। हाँ दीदी जी आप ले लो भैया। अच्छा बाबा जी यहाँ शुरू में बोल रहे हैं कि जो स्पेशलाइजेशन अभी दुनिया में चला हुआ है, जो स्पेशलाइज्ड लोग हैं, ये ऐसा अच्छा आदमी बनने के पश्चात बिना उत्पादन किए उनको सब कुछ चाहिए, सबसे ज्यादा उन्हीं को चाहिए। मतलब स्पेशलाइज्ड आदमी को उत्पादन कुछ करना नहीं है, मेहनत कुछ करना नहीं है, और उनको सब कुछ चाहिए और सबसे ज्यादा उनको चाहिए, क्योंकि वो ये मान के चलते हैं कि वो सबसे ज्यादा समझदार और सबसे ज्यादा काबिल वही लोग हैं, इसलिए मेहनत नहीं करना है। इस ढंग से उत्पादन नहीं करने की प्रवृत्ति और संपूर्ण वस्तुओं को ज्यादा से ज्यादा पाने की इच्छा, ये दोनों मिलकर संसार के साथ द्रोह विद्रोह शोषण होना भावी हो जाता है। जब हम सबसे ज्यादा लेंगे और सबसे कम मेहनत करना चाहेंगे या मेहनत नहीं करना चाहेंगे, तो द्रोह विद्रोह शोषण होना निश्चित है। इसके बिना इकट्ठा नहीं हो सकता, ज्यादा आदमी पा नहीं सकता। इस ढंग से आदमी फंसा है, इससे मुक्ति चाहिए। बाबा जी बोल रहे हैं मैं मुक्ति पाया हूँ, हमको किसी का शोषण करने की जरूरत नहीं है, न द्रोह है, न किसी से विद्रोह की जरूरत है। परिश्रम से हम स्वयं अपनी आवश्यकता से अधिक उत्पादन करते हैं, आप भी कर सकते हैं। बाबा जी अपने को उदाहरण के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं कि मैं परिश्रम से अपने परिवार से ज्यादा, आवश्यकता से ज्यादा मैं वो कर लेता हूँ, उत्पादन कर लेता हूँ, आप भी कर सकते हैं। और किसी द्रोह और विद्रोह शोषण की जरूरत नहीं है। आवश्यकता परिवार की निश्चित होती है, व्यक्ति की या समाज की आवश्यकता नहीं होती। उत्पादन कितना करना है, ये जो निर्णय है, ये परिवार की आवश्यकता के हिसाब से होगा। परिवार की आवश्यकता से अधिक उत्पादन कर लिया तो समृद्धि हो गई। इस ढंग से आवर्तनशील व्यवस्था के अध्ययन की आवश्यकता महसूस हुई। आवर्तनशील अर्थव्यवस्था मतलब प्रकृति को परमानेंटली क्षति पहुंचाए बिना, मतलब प्रकृति से हमको उत्पादन तो करना है, पर उससे प्रकृति की जो व्यवस्था है वो बाधित नहीं होगी और क्षति नहीं होगी। इस तरह से आवर्तनशील अर्थव्यवस्था और आवर्तनशील उत्पादन व्यवस्था है। बाबा जी ने आवर्तनशील अर्थशास्त्र भी लिखा हुआ है, वो बताया है बाबा जी ने कि हमने उसको लिख के दे दिया है। वह लोकगम्य होगा तो इससे उपकार होगा। लोकगम्य होगा मतलब सब लोग उसको पढ़ेंगे और सब उसको पढ़ के उसके अनुसार जीना निश्चित करेंगे, तो इससे धरती का कल्याण होगा। इससे किसी भी संसार में किसी भी आदमी या किसी भी परिवार का क्षति नहीं होगा, आवर्तनशील अर्थव्यवस्था के अनुसार जीने से। तो हमें भी शोषण विधि से मुक्त होना है, द्रोह विद्रोह से मुक्त होना है। राजनीति अपने मन से कूटनीति को अपना लिया, उससे कहीं भी अभय अमन चैन होने वाला नहीं है। अमन चैन के लिए आवर्तनशील अर्थव्यवस्था चाहिए। द्रोह विद्रोह शोषण से कहीं अमन कहीं चैन होने वाला नहीं है। आवर्तनशील अर्थव्यवस्था से ही समाज में अमन चैन होगा।
जैसे तन मन धन रूपी अर्थ को हम प्राकृतिक ऐश्वर्य पर नियोजित किया तो नियोजन से उत्पादित वस्तु हमारा तन के लिए पोषण, संरक्षण, समाज गति का आधार बनता है। प्राकृतिक ऐश्वर्य पे जब हम अपना तन मन धन नियोजित करते हैं तो जो उत्पादित वस्तु होती हैं वो हमारे तन मन धन के लिए पोषण, संरक्षण, समाज गति का आधार बनता है। पुनः इससे और जो उत्पादन करते हैं तो ये इस तरह से ये आवर्तनशील है। मतलब हमने पहले तन मन धन लगाया तो वस्तु उत्पादित हुई, उस वस्तु का हम उपयोग करते हैं और फिर वो उत्पादन में सहायक होता है। इस तरह से आवर्तनशील विधि हुई। मनुष्य अपनी शक्तियों को विचार शक्ति के साथ शरीर के द्वारा प्राकृतिक ऐश्वर्य पर श्रम नियोजन करता है, फलस्वरूप वस्तु निर्मित होती है। ये हम सबको पता ही है। खेती करना, कारीगरी करना, बढ़ईगिरी करना, लोहारगिरी करना या और जो भी इस तरह के काम करते हैं अपन, ये प्राकृतिक चीजों पर जब हम अपना श्रम और मन लगाते हैं तो फलस्वरूप वस्तुएं निर्मित होती हैं। वस्तु जितना हमको चाहिए उससे ज्यादा हम निर्मित कर ही सकते हैं। हमको खाने के लिए जितना अनाज चाहिए उससे ज्यादा अनाज हम धरती से उत्पादित कर ही लेते हैं। इस तरह हाय हाय से मुक्त होने की बात आती है। जब हम अपनी आवश्यकता से अधिक उत्पादन कर लेते हैं तो हाय हाय से मुक्ति मिल जाती है। हम पहले से ही तृप्त होना चाह रहे हैं, सुखी होना चाह रहे हैं, इसलिए तृप्ति का उपाय खोजते हैं। उपाय खोजते खोजते तृप्ति का उपाय आता ही है तो अपनाते ही है। इसमें छोड़ने वाली कोई बात नहीं है। गलती को सही में बदलने की बात है, अपराध को न्याय में बदलने की बात है, युद्ध को सहअस्तित्व में बदलने की बात है, द्रोह को सौजन्यता में बदलने की बात है, विद्रोह को मैत्री में बदलने की बात है। इस तरह से हम एक से लेकर अनेक तक तृप्त होंगे। कैसे? गलती को सही में बदलेंगे तो गलती करने वाला आदमी कभी तृप्त नहीं होगा, अपराध करने वाला कभी तृप्त नहीं होगा, युद्ध करने वाला तृप्त नहीं होगा। तृप्त नहीं होगा मतलब सुखी नहीं होगा। द्रोह करने वाला कभी तृप्त नहीं होगा, सुखी नहीं होगा। विद्रोह करने वाला कभी सुख नहीं होगा। इसलिए गलती को सही में बदलना, अपराध को न्याय में बदलना, युद्ध को सहअस्तित्व में बदलना। युद्ध करने वाला, एक दूसरे को मार काट करने वाला कभी सुखी नहीं होगा। सहअस्तित्व में एक दूसरे के साथ न्याय पूर्वक, स्नेह पूर्वक जीने वाला ही सुखी होगा। इसी प्रकार द्रोह को सौजन्यता में बदलने की बात, विद्रोह को मैत्री में बदलने की बात है। हम ये सब स्वीकारते ही हैं। मतलब ये एक आदमी को सहज रूप में स्वीकार होता है, युद्ध स्वीकार नहीं होता, सहअस्तित्व स्वीकार होता है, द्रोह स्वीकार नहीं होता, सौजन्यता स्वीकार होती है। आगे बाबा जी बोल रहे हैं 700 करोड़ लोगों से पूछ लीजिए द्रोह, विद्रोह, शोषण, युद्ध करना चाहिए कि नहीं। जब शांति से पूछेंगे, जब शांत मन से पूछेंगे तो सभी लोग बोलेंगे नहीं करना चाहिए। आवेश में आदमी बोलता है कि हाँ हमको करना पड़ेगा, करते हैं, पर शांति से जब सोचता है तो लगता है नहीं करना चाहिए। मेरे अनुसार कोई भी आदमी इसके लिए तैयार नहीं होता कि वह हाय हाय करता रहे। इस आवर्तनशील अर्थ क्रम से मानव जाति हाय हाय, द्रोह, विद्रोह, शोषण, युद्ध से मुक्त हो सकता है। यहाँ पे बाबा जी ये बोल रहे हैं कि जो हाय हाय, द्रोह, विद्रोह, शोषण करता है वो एक तरह से आदमी अस्वस्थ है, पागल है, तभी वो ऐसा कर पाता है, आवेशित है। वैसे ही आदमी में लाभोन्मादी अर्थव्यवस्था में आवर्तनशील अर्थव्यवस्था की आकांक्षा समाई ही हुई है। तो लाभोन्मादी अर्थव्यवस्था की जगह में हर आदमी आवर्तनशील अर्थव्यवस्था चाहता ही है। लाभोन्मादी अर्थव्यवस्था में हाय हाय करता करता दुखी भी रहता है, प्लस उसको भविष्य की आशंका भी रहती है कि भविष्य में मेरे को इतना मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और आवर्तनशील अर्थव्यवस्था में उसको भविष्य की कोई चिंता नहीं रहती। उसको मालूम है कि हमारा परिवार हमारी आवश्यकता से अधिक उत्पादन आराम से कर लेगा, इसलिए कोई आशंका नहीं है। इसलिए उसको समृद्धि का अनुभव होता है। जब आशंका रहित होता है तब वो समृद्धि का अनुभव कर पाता है। शुभाकांक्षा हर मनुष्य में समाई ही रहती है, उसको जगाने की बात है। जगाने के क्रम में आवर्तनशील अर्थव्यवस्था एक अविभाज्य स्वरूप है। उसका मूल सिद्धांत है श्रम नियोजन, श्रम विनिमय सिद्धांत। श्रम नियोजन पूर्वक हम उत्पादन करते हैं और उस उत्पादित वस्तु में जितना श्रम लगा है उसके आधार पे उसका विनिमय करते हैं, वस्तु विनिमय करते हैं। मुद्रा विनिमय नहीं, वस्तु विनिमय करते हैं।
जब ये पूरी धरती पे या किसी एक देश में एक व्यवस्था लागू हो जाएगी, व्यवस्था हो जाएगी, तब जो है जो विनिमय है, श्रम विनिमय होगा। तब जो है आदमी हाय हाय से, संग्रह से, इससे मुक्त होगा। इसी में हमारा महत्वाकांक्षा समानाकांक्षा से संबंधित वस्तुओं को निर्मित करना है। श्रम नियोजन पूर्वक महत्वाकांक्षा सामान्य आकांक्षा से संबंधित वस्तुओं को निर्मित करना है। आवर्तनशील अर्थव्यवस्था होना ही वर्तमान है। प्रकृति सहज है, नियति सहज है, सहअस्तित्व सहज है। इसलिए इसको हमें पूरा अध्ययन करना चाहिए, जीवन में चरितार्थ करना चाहिए और स्वयं संतुष्ट होकर संतुष्टि के स्रोत बनना चाहिए। जैसे जैसे हम समाधान की ओर बढ़ते हैं, समाधान हमारा वरेण्य हो जाता है, समाधान हमको चाहिए ऐसा हमारे अंदर प्रबल इच्छा हो जाती है, वैसे ही वैसे धीरे धीरे हमारा श्रम नियोजन पूर्वक उत्पादन की तरफ भी मन अपने आप जाने लगता है। फिर ऐसा लगता है कि हाँ, हमको श्रम नियोजन पूर्वक उत्पादन करना चाहिए। यही आवर्तनशील अर्थव्यवस्था का प्रारंभ है, धुरी है, शुरुआत है। हाँ भैया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वीआर बाकी सभी को, सभी के लिए मतलब वीआर भैया जी हमारे अभी अभ्युदय संस्थान के वरिष्ठ भैया हैं, और जब से बाबा जी वांग में लिख रहे हैं तब से इस पूरे की भाषा की एडिटिंग भैया भाभी करते हैं। तो अपन अनुमान लगा सकते हैं कि कितनी बार उनकी नजरों से ये वांग में निकले हैं। तो बहुत अच्छा लगा भैया, बहुत बढ़िया। हाँ ठीक है। हाँ, लेकिन मैं भी आप लोगों के जैसी अध्ययनार्थी हूँ, अध्ययन करने की कोशिश करता हूँ, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। जी भैया, ठीक बात है, लेकिन फिर भी एक कुछ बात तो होती है अलग। नमस्ते भैया जी। हाँ भैया, चलिए। हाँ बोलिए। बढ़िया। सुरेंद्र पाल भैया जी भी दिख रहे हैं। नमस्ते भैया जी। जी नमस्ते सभी को। मैं आज थोड़ा लेट हो गया है ना। कोई यार नमस्ते भैया, अनिता सुरेंद्र जी भैया। नमस्ते जी। नमस्ते, जी नमस्ते नमस्ते। भैया जी। जी जी। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं। आगे पेज नंबर 111 पे प्रश्न, आदमी आदमी के बीच विसंगति और द्रुक्ति को देखकर कार्ल मार्क्स ने द्वंदात्मक द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की अवधारणा दी, जिसे साम्यवाद नाम दिया। उसमें ऐसा सपना दिखाया कि मनुष्य मनुष्य के बीच आर्थिक विषमताओं के चलते उसकी निवृत्ति इस साम्यवाद के द्वारा एक राजनीतिक व्यवस्था के अवतरण से संपन्न हो पाएगी। पिछले 70 वर्षों में 2/3 संसार ने साम्यवाद को स्वीकार किया। उसके ऊपर गहरे प्रयोग हुए। उसके वजह से करोड़ों आदमी ने बहुत सी यातनाओं को भी उस स्वर्ग के उतरने की आशा के वशीभूत होकर झेला भी। लेकिन अभी हमने देखा कि साम्यवाद सारी धरती पर कम से कम प्रयोगात्मक रूप में तो बहुत बुरी तरह से असफल हो गया। विश्व में इस बात को हम लोगों ने सिद्ध कर दिया कि द्वंद्व जो है वह आदमी के जीने में सुखी होने का आधार नहीं बन सकता। आपके द्वारा हम लोगों ने सुना है व्यवहारात्मक जनवाद, जिसके द्वारा आप मानव के बीच खड़ी होने वाली समस्याओं विसंगतियों को दूर करके समाधान तक पहुंचाया जा सकता है, ऐसा आपने बार बार कहने की कोशिश की है। इसके स्वरूप को स्पष्ट करके समझाएं। उत्तर, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की परिकल्पना है कि जो कुछ भी काम चल रहा है, खींचतान से चल रहा है, इसको व्यवहारिक रूप में ऐसे देखा जा सकता है, आपके बल का प्रयोग मेरे साथ होता है, मेरे बल का प्रयोग आपके साथ होता है, इसलिए दोनों का कार्य चलता है, ऐसा सोचा जाता रहा। दोनों का विकास होता है अथवा एक का नाश होता है एवं एक का विकास होता है, ऐसा सोचा जाता रहा। इसी आधार पर जो बलवान होता है
वही रहने योग्य वस्तु है। बलहीन रहने योग्य वस्तु नहीं है, ऐसा द्वंदात्मक भौतिकवाद के अनुसार माना जाता है। मैंने देखा है, अस्तित्व में कोई खींचतान नहीं है। एक दूसरे का बल संपन्न होने की स्थिति को मैंने देखा है। एक परमाणु अंश भी बल संपन्न है, परमाणु भी बल संपन्न है, अणु अणुपिंड सभी बल संपन्न है। ये एक दूसरे के साथ आदान प्रदान के रूप में पूरकता विधि को संपन्न करने योग्य है। फलस्वरूप विकास है। अस्तित्व को समझकर के तो ये द्वंद्वात्मक भौतिकवाद लिखा नहीं जा सकता। बुद्धि का स्टिक प्रयोग न होने के फल में ही हम ऐसा सब कुछ सोच लेते हैं। हम रहेंगे, बाकी सब मिटेगा। हमारा धर्म रहेगा, बाकी सब धर्मों का नाश होगा। हम धरती पर रहेंगे, राज करेंगे, बाकी सबका नाश हो जाएगा। ऐसा हल्ला, दंगा, नारा प्रतिदिन सुनने को मिलता है। ये सब शेख चिल्ली की कथाएं हैं। इनसे कोई निश्चित दिशा लक्ष्य नहीं पाए हैं और ना ही पाएंगे। दिशा एवं लक्ष्य निश्चित होने पर ही निश्चित कार्यक्रम की बारी आती है। ये मैंने देखा है। इसको मैं अध्ययन करता हूँ। जो अध्ययन करना चाहते हैं उसको स्टिक अध्ययन कराते हैं। ये हमारा प्रतिदिन का कार्य है। इससे हम आप पर कोई बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। हमारा ये काम है, जैसे हवा का काम अपना करता करता ही है, पानी अपना काम करता ही है, ऐसा ही मेरा काम है, अपना काम करता हूँ। मुझ में दृढ़ विश्वास है। अभी तक हम जितने दिन, जितने क्षण, जितना कार्य कर पाया, इसी अवधारणा और इसी उद्देश्य को लेकर किया हूँ, जिसमें मुझे हर मोड़, मुद्दा, कार्य, व्यवहार, हमारा उत्पादन, विनिमय, हर जगह में आसानी से समाधान मिलता जाता है। इससे मैं सुखी हूँ, हमारा परिवार सुखी है। मुझे ऐसा दिखता है, हर परिवार सुखी होना चाहता है। हर मनुष्य सुखी समझदार होना ही चाहता है। कोई आदमी मूर्ख होना नहीं चाहता। इसलिए मूर्ख को भी मूर्ख कहने से वह गाली देगा और कहेगा तुम ही मूर्ख हो। इसलिए अस्वीकृत बात किसी को भी स्वीकृत नहीं होती। मूर्खता, खींचतान, द्वंद्व, द्रोह विद्रोह, झगड़ा मुझको स्वीकृत नहीं है। भौतिकवाद करते हैं, द्रोह विद्रोह के बिना कुछ हो ही नहीं सकता। इसके बदले में समाधानात्मक भौतिकवाद के नजरिए में जो कुछ भी अस्तित्व में है, बल संपन्नता है। बल संपन्नता का उपयोग है, सदुपयोग है, प्रयोजनशील है। यह ही जागृत जीवन में होने वाली संभावित खुशबू है। इतना ही रखेंगे भैया, फिर आगे दोबारा पढ़ दूं। ठीक है भैया, पूरा पढ़ दूं? ठीक है, ठीक है। सुरेंद्र भैया। हाँ भैया। हाँ, आप लीजिए ना भैया आप जारी रखें, बढ़िया लग रहा है आप, है ना? क्यों भैया? हैं? हाँ जी भैया, आप बढ़िया लग रहा है, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। अच्छा, चलिए ठीक है, 2-4 पेज में कंटिन्यू करता हूँ, है ना? जी जी जी। आम आदमी के बीच विसंगति और दुर्गति को देखकर कार्ल मार्क्स ने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की अवधारणा दी, जिसे साम्यवाद नाम दिया। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की अवधारणा यह है कि प्रकृति में हर चीज में द्वंद्व है, हर चीज में संघर्ष है और बिना संघर्ष के कोई उपलब्धि नहीं होगी। ये द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का एक उसके सोच है। तो इस सोच के आधार पे, मेरे को तो ऐसा ध्यान नहीं है, साम्यवाद इस सोच के आधार पे है। सुरेंद्र भैया, मेरे को द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का पता है कि द्वंद्व है, साम्यवाद का पता नहीं है।
जी, थोड़ा सा ये जो कम्युनिज्म है उसके बीच में मतलब मूल रूप से वहीं से उसी सोच से कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी से निकला है, तभी वो है ना जो वर्कर्स और जो ओनर्स हैं उनके बीच में झगड़ा हुआ। उन्होंने भी जो रसिया में सत्ता पाई जब यूएसएसआर और ये रसिया की जो कहानी है, तो इसलिए वो भी झगड़े में ही विश्वास करते हैं, मतलब कि वो अच्छा, है झगड़े ना। में विश्वास करते हैं। हाँ अच्छा जी, अच्छा। हाँ जी। तो और इसीलिए वो कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं कि कामगारों के बीच में और मालिकों के बीच में झगड़ा रहेगा ही, है ना। तो उसको कैसे मिटाया जाए, इसलिए अभी भी वो प्रयोग चला, लेकिन है ना झगड़ा तो खत्म नहीं हुआ, तो अभी भी झगड़े में है ना भैया। जी भैया। ठीक है भैया। तो ये जो साम्यवाद है ये भी ये मानता है कि झगड़ा होगा। भौतिकवाद जो द्वंदात्मक भौतिकवाद जो प्रचलित है वो भी मानता है कि आपस में प्रकृति में कन्फ्लिक्ट है, आदमी में भी कन्फ्लिक्ट है, प्रकृति में भी कन्फ्लिक्ट है, और जो झगड़ा आपस में झगड़ा होगा और जो बलवान होगा वो जीतेगा, वही जी पाएगा, और कमजोर मर जाएगा, ऐसी अवधारणा दे रखी है। जबकि हम बाबा जी ने जो बोला है सहअस्तित्ववाद, उसमें कहीं ऐसा नहीं है। सब लोग साथ साथ हैं, सब लोग साथ साथ जिएंगे, एक दूसरे के साथ हारमोनी में जिएंगे, एक दूसरे के साथ सुख पूर्वक जिएंगे, एक दूसरे के साथ संगीत पूर्वक जीते हैं। अस्तित्व में ऐसी व्यवस्था है, ऐसा बाबा जी ने बताया है। तो दोनों में कितना अंतर है ये हमको समझ में आता है। उत्तर जो लिखा है उसमें मैं जा रहा हूँ। द्वंदात्मक भौतिकवाद की परिकल्पना है जो कि कुछ भी काम चल रहा है खींचतान से चल रहा है। इसको व्यवहारिक रूप में ऐसा देखा जा सकता है, आपके बल का प्रयोग मेरे साथ होता है, मेरे बल का प्रयोग आपके साथ होता है, इसलिए दोनों का कार्य चलता है, ऐसा सोचा जाता रहा है। दोनों का विकास अथवा होता है अथवा एक का नाश होता है एवं एक का विकास होता है, ऐसा सोचा जाता है। इसी आधार पर जो बलवान होता है वही रहने योग्य वस्तु है, बलहीन वस्तु रहने योग्य नहीं है, ऐसा द्वंदात्मक भौतिकवाद के अनुसार माना जाता है। पर प्रकृति में अस्तित्व में हम देखेंगे तो बलवान वस्तु और बलहीन वस्तु, बलवान और बलहीन मतलब एक दूसरे के कंपैरिजन में है, एक दूसरे की तुलना में है। दोनों चीजें हमको प्रकृति में दिखाई देती हैं। छोटी चीजें भी दिखाई देती हैं, जो ज्यादा बलशाली हैं वो भी दिखाई देते हैं। मैंने देखा है अस्तित्व में कोई खींचतान नहीं है, एक दूसरे का बल संपन्न होने की स्थिति को मैंने देखा। एक परमाणु अंश भी बल संपन्न है, परमाणु भी बल संपन्न है, अणु अणुपिंड भी बल संपन्न है। ये एक दूसरे के साथ आदान प्रदान के रूप में पूरकता विधि को संपन्न करने योग्य होते हैं। बाबा ने लिखा है कि अस्तित्व में परमाणु अंश भी बल संपन्न है, परमाणु भी बल संपन्न है, अणु भी बल संपन्न है, और अणु से बने हुई वस्तुएं भी बल संपन्न है, अणुपिंड भी बल संपन्न है। ये सब एक दूसरे से आदान प्रदान और पूरकता विधि से रहते हैं। मतलब अस्तित्व में एक दूसरे के साथ पूरकता और आदान प्रदान के रूप में पूरकता के साथ ही सब वस्तुएं हैं। तो आपस में दो विद्रोह झगड़ा या द्वंद नहीं है, एक दूसरे के साथ पूरकता है, आदान प्रदान है। ये अस्तित्व का मूल स्वरूप है, जिसको भौतिकवाद में द्वंदात्मक बताया गया है। अस्तित्व को समझकर तो ये द्वंदात्मक भौतिकवाद लिखा नहीं जा सकता। मतलब अस्तित्व को अगर हम देखेंगे, उसको समझेंगे, तो द्वंदात्मक भौतिकवाद लिखा ही नहीं जा सकता। बुद्धि का सटीक प्रयोग न होने के फल में ही हम ऐसा कुछ सोच लेते हैं, हम रहेंगे बाकी सब मिटेगा, हमारा धर्म रहेगा बाकी सब धर्मों का नाश होगा। धर्म वाले भी यही सोचते हैं कि हमारा धर्म सबसे अच्छा है, वही रहने योग्य है धरती पे, बाकी जो धर्म है वो रहने योग्य नहीं है, वो ठीक नहीं है। हम धरती पर रहेंगे, राज करेंगे, बाकी सबका नाश हो जाएगा, ऐसा हल्ला दंगा नारा प्रतिदिन सुनने को मिलता है। ये सब शेख चिल्ली की कथाएं हैं। इनमें कोई निश्चित दिशा लक्ष्य नहीं पाए और नहीं पाएंगे। मतलब जितने भी इस तरह के दंगे हैं, हल्ला है, नारा है, या प्रतिपादन जो कर रखा है धर्म भौतिकवाद ने या धर्म वालों ने, बाबा जी बोल रहे हैं इससे कोई निश्चित दिशा लक्ष्य आज तक हमको जीने के लिए नहीं मिला। और इसीलिए जो है अस्तित्व में मानव मानव के बीच में हार्मोनी नहीं हो पाई, क्योंकि निश्चित दिशा निश्चित लक्ष्य नहीं मिल पाया और ठीक से जी नहीं पाए। दिशा एवं लक्ष्य निश्चित होने पर ही निश्चित कार्यक्रम की बारी आती है, मैंने देखा है। इसको मैं अध्ययन करता हूँ, जो अध्ययन करना चाहते हैं उसको सटीक अध्ययन कराते हैं। दिशा एवं लक्ष्य निश्चित होगा तो हम सटीक रूप से जीना या निश्चित लक्ष्य की तरफ जीना
जीने के लिए हमारा कार्यक्रम तय होगा, अन्यथा कार्यक्रम जैसा लक्ष्य और जैसा दिशा हमको मिली है उसी के अनुसार जिएंगे। तो सटीक दिशा एवं लक्ष्य चाहिए, उसी के अनुसार सटीक निश्चित कार्यक्रम की जरूरत है, वो अपने आप निकल के आता है कार्यक्रम। इसको मैं अध्ययन कराता हूँ, जो अध्ययन करना चाहते हैं उसको सटीक अध्ययन कराते हैं, हमारा प्रतिदिन का कार्य है। बाबा जी बोल रहे हैं हम प्रतिदिन इसको करते ही हैं, जैसे हवा अपना काम करती रहती, पानी अपना काम करता रहता है, उसको कुछ बोलना नहीं पड़ता, उसको आग्रह नहीं करना पड़ता, वैसे ही हम भी अध्ययन कराते रहते हैं, हमको बोलने की जरूरत नहीं है। जो जिज्ञासु है हम उसको अध्ययन कराते रहते हैं। इसमें मुझे हर मोड़, मुद्दा, कार्य, व्यवहार, हमारा उत्पादन, इनमें हर जगह में आसानी से समाधान मिलता है। इससे मैं सुखी हूँ, हमारा परिवार सुखी है। मुझे ऐसा दिखता है कि हर परिवार सुखी होना चाहता है, हर परिवार सुखी समझदार होना ही चाहता है। ये हमको भी दिखता ही है, हम सबको दिखता है कि हम सुखी होना चाहते हैं, और हम सुखी होना चाहते हैं। इसको जब विस्तारित करते हैं तो लगता है मानव, हर मानव सुखी होना चाहता है, हर मानव में सुखी होने की चाहत है। मूर्ख को भी मूर्ख देने से वह गाली देगा और कहेगा तुम भी मूर्ख हो। इसलिए अस्वीकृत बात किसी को स्वीकृत नहीं होती। कोई मूर्ख नहीं होता है, हर आदमी समझदार होना ही चाहता है, हर आदमी समृद्ध होना ही चाहता है, हर आदमी सुखी होना ही चाहता है। मूर्खता, खींचतान, द्वंद्व, द्रोह, विद्रोह, झगड़ा मुझको स्वीकृत नहीं है, किसी को स्वीकृत नहीं है। भौतिकवाद कहते हैं द्रोह विद्रोह के बिना कुछ हो नहीं सकता। इसके बदले में समाधानक भौतिकवाद के नजरिए में जो कुछ भी अस्तित्व में है बल संपन्न है, बल संपन्नता का उपयोग है, सदुपयोग है, प्रयोजनशीलता है। यह जागृत जीवन में होने वाली स्वाभाविक खुशबू है। जी भैया। जी भैया, आगे बढ़ता हूँ। जी। विज्ञान सम्मत यदि विवेक हो पाता है, यही मुख्य मुद्दा है। विवेक का मतलब है प्रयोजन। जो प्रयोजन विज्ञान सम्मत हो जाए और विवेक सम्मत विज्ञान हो जाए। विज्ञान सम्मत विवेक का मतलब है जो मानव प्रयोजनों को विश्लेषण करने योग्य हो जाए। यदि प्रयोजन को हम विश्लेषण कर नहीं पाते तब तक हमारा तर्क अधूरा है। अभी तक विज्ञानवादी नियम यह है, कहता है कि हम तर्क संगत भौतिकवाद दिए हैं। तो पहले तर्क तो यही आता है कि मैं क्या हूँ, कौन हूँ, क्या हूँ, और हमारी शांति, अशांति, सुख, दुख कैसे निर्मित होते हैं। इससे हम पीड़ित क्यों होते हैं, सुखी क्यों होते हैं, इसका उत्तर विज्ञान से मिलता नहीं है। तो हम झूठ से कोई चीज शुरू करके सच्चाई को नहीं पा सकते। समाधान है अस्तित्व में, नियति है, नियति क्रम है। नियति क्रम का अर्थ है समाधान की ओर गतियां। इस बात को समझने के लिए समाधानात्मक भौतिकवाद में प्रयत्न किया है। इसी के आधार पर व्यवहारात्मक जनवाद की बात है। मनुष्य सुखी होना चाहता है और समाधान बराबर सुख, समस्या बराबर दुख। समाधान चाहिए ही चाहिए। समाधान कैसा होगा? व्यवहार से होगा। कैसा होगा? संबंध, मूल्य, मूल्यांकन और उभय तृप्ति से समाधानित होंगे। यदि हम संबंधों को पहचानने नहीं हैं तब भी समस्या से ग्रसित रहते हैं, मूल्यों को निर्वाह करते नहीं। संबंधों के अनुरूप तब भी हम समस्या से ग्रसित रहते हैं। ये मतलब संबंध, मूल्य, मूल्यांकन, उभय तृप्ति चारों होने पर समाधान होता है। इस ढंग से ये चारों एक दूसरे से जुड़ने पर चार समस्याओं के बदले एक समाधान होता है। आदमी समस्याओं से लद गया है, समस्या भर दिखता है, आदमी का तो पता ही नहीं है। इसका गवाही है ये राजनीतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक समस्याएं अंतहीन होकर आदमी को ढक दिया है। हर आदमी हर पीढ़ी का समस्या से दब कर कराते कराते अंत हो जाता है।
इसके बदले व्यवहारात्मक जनवाद एक ऐसा प्रतिपादन है व्यवहार से मनुष्य समाधानित होता है। व्यवहार हम दो स्थितियों में ही करते हैं, एक नैसर्गिक संबंध एवं एक मानव संबंध। नैसर्गिक संबंधों में हम कितने भी व्यवहार करेंगे, नियम नियंत्रण संतुलन के अर्थ में करेंगे, उससे हम समाधान पाते हैं, नहीं तो समस्या से ग्रसित होते ही हैं। ऐसा भी ग्रसित हो चुके हैं हम बिना सूझबूझ के कुछ भी प्रौद्योगिकी कर्म करते हैं, धरती का पेट फाड़ा फलस्वरूप कष्टग्रस्त है ही। इन समस्याओं के कारण मानव इस धरती पर रहेगा नहीं रहेगा, यह प्रश्न चिन्ह बन ही चुका है। मेरे देखने के अनुसार हम हर मानव हर स्थिति हर गति में समाधानित हो सकता है। यही व्यवहारात्मक जनवाद में प्रतिपादन की बात है। इसका सार बिंदु यही है, संबंध मूल्य मूल्यांकन उभय तृप्ति। इसी के चलते सर्वतोमुखी समाधान हमें मिलता है, अर्थात आर्थिक समाधान मिलता है आवर्तनशील विधि से, सांस्कृतिक विधि मिलता है मानव चेतनावादी मनोविज्ञान से। मनुष्य ज्ञानावस्था की इकाई है, वह संज्ञानशीलता से ही अपने को प्रमाणित कर पाता है। संबंध होना, वर्तमान में विश्वास होना, व्यवस्था में जीना और सह अस्तित्व को प्रमाणित करना, इस ढंग से व्यवहारात्मक जनवाद सर्वतोमुखी समाधान के अर्थ में प्रतिपादित है। जी भैया। जी भैया। विज्ञान सम्मत यदि विवेक हो पाता है, विवेक बाबा जी बोलते हैं जो आदमी का लक्ष्य है, जो प्रयोजन है, वो विवेक है। आदमी के जीने का क्या लक्ष्य है, क्या प्रयोजन है, आदमी कैसे प्रयोजन पूर्वक हो पाए, यह विवेक है। इसको समझ लेना विवेक है। विज्ञान है उसको प्राप्त करने की विधि। तो विज्ञान जो है, अभी जो हमको प्राप्त करने की विधि जिसको विज्ञान बोल रहे हैं परंपरा में, अभी वो कुछ भी है, उसमें कुछ भी बताया गया है, कुछ भी कर लो, वो विवेक सम्मत नहीं है। न तो विज्ञान विवेक सम्मत है, न विवेक विज्ञान सम्मत है। तो इसलिए बोल रहे हैं विज्ञान सम्मत यदि विवेक हो पाता है, यही मुख्य मुद्दा है। विवेक का मतलब है प्रयोजन, तो प्रयोजन विज्ञान सम्मत हो जाए और विवेक सम्मत विज्ञान हो जाए। विज्ञान सम्मत विवेक का मतलब है जो मानव प्रयोजनों को विश्लेषण करने योग्य हो जाए। यदि प्रयोजन को हम विश्लेषण कर नहीं पाते, तब हमारा तर्क अधूरा होता है। मतलब हमारे जो जीने का लक्ष्य है, जीने का जो प्रयोजन है, वो विज्ञान सम्मत हो जाए, और जो विज्ञान है मतलब हमारे जो काम करने की विधि है, जो तरीके हैं, वो विवेक सम्मत हो जाए, तो हमारा जीना पूरा हो जाएगा। अभी तक विज्ञानवादी नियम यह कहता है कि हम तर्क संगत भौतिकवाद दिए हैं। जो पहले तर्क तो यही आया कि मैं क्या हूँ, कौन हूँ, क्यों हूँ, हमारी शांति अशांति सुख दुख कैसे निर्मित होते हैं, इससे हम पीड़ित क्यों होते हैं, सुखी क्यों होते हैं। इसका उत्तर विज्ञान से मिलता नहीं। विज्ञान जो अभी वर्तमान में जो विज्ञान है, वो ये बोलता है कि हम तर्क संगत भौतिकवाद दिए हैं। तो बाबा जी का ये कहना है कि मैं कौन हूँ, कैसा हूँ, क्यों हूँ, हमारी शांति अशांति सुख दुख कैसे निर्मित होते हैं, हम कैसे पीड़ित होते हैं, सुखी होते हैं, इसका उत्तर विज्ञान से मिलता नहीं है। तो हम झूठ से कोई चीज शुरू करके सच्चाई को नहीं पा सकते। मतलब शुरुआत झूठ से करेंगे और सच्चाई को पा जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। समाधान है, अस्तित्व में नियति है, नियति क्रम है, नियति क्रम का अर्थ है समाधान की ओर गतियां। मनुष्य सुखी होना चाहता है, समाधान। इस बात को समझने के लिए समाधानात्मक भौतिकवाद में प्रयत्न किया है। जो बाबा जी ने समाधानात्मक भौतिकवाद लिखी है, उसमें प्रकृति कैसी है, भौतिक वस्तुएं, रासायनिक वस्तुएं कैसी हैं, आपस में कैसे एक दूसरे से पूरक हैं, इस सब का उसमें व्यवस्था कैसी है, ये बताया हुआ है। इस बात को समझाने के लिए समाधानात्मक भौतिकवाद में प्रयत्न किया है, ऐसा बाबा जी बोल रहे हैं।
इसी के आधार पर व्यवहारात्मक जनवाद की बात है। व्यवहारात्मक जनवाद मतलब समाज में हम किस तरह से व्यवहार करेंगे, इसके बारे में जो बताया है ये व्यवहारात्मक जनवाद है। मनुष्य सुखी होना चाहता है और समाधान बराबर सुख, समस्या बराबर दुख। समाधान चाहिए ही चाहिए। समाधान कैसे होगा? व्यवहार से होगा। कैसे होगा? हमारी जो सारी समस्याएं हैं वो व्यवहार के कारण है। हमारी अधिकतर दुख जो है, हम आपस में एक दूसरे से अच्छा व्यवहार नहीं कर पाते, इसके कारण है। तो अगर हम ठीक से व्यवहार करें, व्यवहारात्मक जनवाद पढ़ें, उसको समझें और ठीक से व्यवहार करें, तो उससे समाधान होगा और उससे फिर हम एक दूसरे के साथ हमको कोई समस्या नहीं होगी, समाधान होगा। तो समाधान कैसे होगा? व्यवहार से होगा। कैसे होगा? व्यवहार से संबंध, मूल्य, मूल्यांकन और उभय तृप्ति। संबंध पूर्वक जिएंगे, मूल्य पूर्वक जिएंगे, मूल्यांकन करेंगे, उभय तृप्ति होगा। ये आप लोग पढ़े ही हैं। यदि हम संबंधों को पहचानते नहीं है तब समस्या से ग्रसित होते हैं। हम अगर आपस में, परिवार में और समाज में अगर संबंधों को ठीक से पहचानते हैं, मानव के साथ जो संबंध है, परिवार में जो संबंध है, उसको ठीक से पहचानते हैं तो उसको ठीक से निर्वाह कर पाते हैं। और निर्वाह कर पाते हैं तो हम सुखी हो पाते हैं या समाधानित हो पाते हैं। अगर संबंध नहीं समझ पाते तो निर्वाह भी नहीं कर पाते, फिर दुखी होते हैं, एक दूसरे का शोषण करते हैं, एक दूसरे के लिए समस्या बनते हैं। इस ढंग से चारों एक दूसरे से जुड़ने पर चार समस्याओं के बदले एक समाधान होता है। आदमी समस्याओं से लद गया है, समस्या भर दिखता है, आदमी को तो पता ही नहीं है। बाबा जी वर्तमान परिस्थिति के बारे में बोल रहे हैं कि आदमी इतनी समस्याओं से लद गया है कि आदमी तो दिखता ही नहीं है, समस्या ही समस्या चारों तरफ दिखती है। इसको ध्यान से देखेंगे तो हमको भी दिखेगा कि हर आदमी समस्याग्रस्त दिखता है, कोई आदमी खुश नहीं दिखता, हर आदमी दुखी दिखता है। इसका गवाही है राजनीतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक समस्याएं अंतहीन होकर आदमी को ढक दिया है। हर आदमी हर पीढ़ी का समस्या से दबकर कराते कराते अंत हो जाता है। हम जिंदगी भर, मतलब जो आदमी है जिंदगी भर जो है समस्या से ग्रसित है, दुखी है, करा रहा है, मतलब दुखी से दुख का एक्सट्रीम है। इसके बदले व्यवहारात्मक जनवाद एक ऐसा प्रतिपादन है, व्यवहार से मनुष्य समाधानित होता है। व्यवहार हम दो स्थितियों में करते हैं, एक प्रकृति के साथ, एक मनुष्य के साथ। उसको बाबा आगे जो प्रकृति के साथ करते हैं उसको कार्य भी बोलते हैं, जिसमें उत्पादन कार्य शामिल है। व्यवहार दो हम स्थितियों में करते हैं, एक नैसर्गिक संबंध, एक मानव संबंध। नैसर्गिक संबंधों में हम कितने भी व्यवहार करेंगे, नियम, नियंत्रण, संतुलन के अर्थ में ही करेंगे, उससे हम समाधान पाते हैं, नहीं तो समस्या से ग्रसित होते हैं, जैसे अभी ग्रसित हो चुके हैं। जैसे हमने प्रकृति के साथ जो अन्याय किया, प्रकृति का शोषण किया, धरती का पेट फाड़ा, जंगल को उजाड़ दिया, वायु को खराब कर दिया, पानी को खराब कर दिया, तो ये जो सब किया ये नियम, नियंत्रण, संतुलन के अर्थ में नहीं है। अगर उसके में अर्थ, नियम, नियंत्रण, संतुलन को समझ के उसके अर्थ में हम प्रकृति के साथ जीते तो हम ऐसा नहीं कर पाते, ऐसा नहीं करते। इसलिए जो भी बिना सूझ बूझ के किया प्रकृति के साथ, उससे समस्याएं इतनी पैदा हो गई हैं कि अब आदमी धरती पे रहने योग्य नहीं बचा, मतलब धरती आदमी के रहने योग्य नहीं बची। ये सब आदमी ने ही क्रिएट किया है। मेरे देखने के अनुसार हर मानव हर स्थिति हर गति में समाधानी सोच सकता है, यही व्यवहारात्मक जनवाद में प्रतिपादन है। इसका सार बिंदु यही है, संबंध, मूल्य, मूल्यांकन, उभय तृप्ति। इसी के चलते सर्वतोमुखी समाधान हमें मिलता है। सर्वतोमुखी समाधान मतलब हमारे जीने के जितने भी आयाम हैं उसमें हर जगह समाधान है, कोई समस्या नहीं है। जब हम अस्तित्व की दृष्टि से, सहअस्तित्व की दृष्टि से सब चीजों को देखते हैं तो हमको लगता है हर जगह समाधान है, कहीं समस्या नहीं है, कहीं कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, कहीं द्वंद्व नहीं है, कहीं द्रोह नहीं है, विद्रोह नहीं है। ये सब कहाँ दिखता है? जब हम संबंध को देख पाते हैं, मूल्य को देख पाते हैं, मूल्यांकन को देख पाते हैं। आदमी के साथ भी, प्रकृति के साथ भी जब संबंध को पहचानते हैं तो सब जगह सर्वतोमुखी समाधान है। अगर इसको नहीं देख पाते हैं तो सब जगह समस्या है।
आर्थिक समाधान मिलता है आवर्तनशील विधि से, सांस्कृतिक विधि मिलता है मानव संचेतनावादी मनोविज्ञान से। मनुष्य ज्ञानावस्था की इकाई है, यह संज्ञानशीलता से ही अपने को प्रमाणित कर पाता है। आदमी समझदार होके ही प्रमाणित कर पाएगा। संबंध होना, वर्तमान में विश्वास होना, व्यवस्था में जीना, यह सहअस्तित्व को प्रमाणित करना, इस ढंग से व्यवहारात्मक जनवाद सर्वतोमुखी समाधान के अर्थ में प्रतिपादित है। संबंध निरंतर है। मानव एक दूसरे के साथ जो संबंध में जीता है, जब जीता है संबंध में जीना होता है तो वर्तमान में विश्वास होता है, नहीं तो अभी वर्तमान में जीना होता ही नहीं। हमारा भविष्य की सोचते रहते हैं, वर्तमान हमारा उपेक्षित रहता है, इसीलिए हम दुखी होते रहते हैं। व्यवस्था में जीना और सहअस्तित्व को प्रमाणित करना। सहअस्तित्व दृष्टिकोण जब हमारी जीने में आती है तो व्यवस्था अपने आप प्रमाणित होती है। ठीक है भैया। धन्यवाद भैया। आगे पढ़ता हूँ। जी भैया। पेज नंबर 114 प्रश्न। फ्राइड ने एक प्रतिपादन प्रस्तुत किया जिसमें उसने आदमी की तमाम इच्छाओं को एक बिंदु पर केंद्रित कर दिया, वह है काम, मतलब सेक्स। आज दुनिया में इस विचारधारा को तमाम लोगों ने अघोषित या घोषित रूप से स्वीकार कर लिया है, लेकिन हम देखते हैं कि उससे सारी दुनिया में आदमी के बारे में एक स्पष्ट और समाधानकारी चिंतन और परिणाम नहीं मिला। आपने मानव चेतनावादी मनोविज्ञान की बात कही है। यह मनोविज्ञान किस तरह से फ्राइड के मनोविज्ञान की जगह लेगा? इस अवधारणा से कैसे आदमी सुख शांति को प्राप्त करेगा और समग्र मानव जाति एक सही दिशा को प्राप्त कर सकेगी? उत्तर में बाबा जी लिखते हैं, हर मानव जीवन और शरीर का संयुक्त रूप है। इस बात को स्पष्ट किया है। जीवन मूल रूप में गठनपूर्ण परमाणु है। परमाणु ही संक्रमित होकर चैतन्य प्रकृति मतलब जीवन में होता है, तब प्रकृति अपने चैतन्य रूप में व्यवहित हो पाती है। गठनपूर्ण परमाणु भार बंधन एवं अणुबंधन से मुक्त रहता है, यही उसका वैभव है। यह सहअस्तित्व विधि से समृद्ध मेद संपन्न शरीर को चलाने योग्य हो जाता है। ये दोनों नीतिक्रम में आने वाली विधियां हैं, अर्थात निश्चित रूप में अस्तित्व सहज उपलब्धियां हैं। मानव में और अन्य जीवों में जीवन का और शरीर का संयुक्त रूप में होना होता है। इसको भली प्रकार से देखा गया है, इसका अध्ययन किया जा सकता है। अध्ययन का केंद्र बिंदु यही है कि जीवित रहना, न जीवित होना, जीवन संपन्न रहना और जीवन रहित रहना, यह स्पष्ट होता ही है। इसमें जीवन संपन्न रहने का जो प्रमाण है ज्ञानेंद्रियों के व्यापार से समझ में आता है। जीवन शरीर के द्वारा प्रकाशित नहीं हो पाता है, अर्थात ज्ञानेंद्रियों का कार्यकलाप जब नहीं हो पाता है तब मर गया कहते हैं। मरने का मतलब शरीर को जीवन छोड़ दिया रहता है। शरीर से जब जीवन अलग हो जाता है उस समय से मृतक हो गया ऐसी घोषणा करते हैं। ऐसे शरीर को हम मनुष्य नहीं कहते हैं। जीवन शरीर को चलाते हुए स्थिति में ही हम मानव कहते हैं। ऐसा हर मानव एक विचारशील इकाई है। जीव में विचारना का कोई स्थान नहीं है। जीव में विचारना का कोई स्थान नहीं है। जीव का विचार वंशानुसंगीयता के रूप में ही है। मनुष्य वंशानुसंगीय विधि से जीना चाहे तो भी कल्पनाशीलता, क्रम स्वतंत्रता उससे अधिक दूर दूर तक पहुंचा ही रहता है। जब वंशानुसंगीयता के अर्थात शरीर के सीमा में यदि हमारा विचार सीमित नहीं हुआ, उस स्थिति में हम दूर दूर तक फैलते ही हैं। इसके कारण हमारा जीवन का शरीर सीमा से
सीमित रहना नहीं बना। इसके कारण हमारा शरीर सीमा तक विचार कर हम कहीं तृप्त नहीं हुए, समाधानित नहीं हुए। इसका गवाही है, न तो हम सामाजिक हो पाए और न ही अखंड समाज बना। सार्वभौम व्यवस्था को नहीं पाए। कुत्ते की व्यवस्था सार्वभौम है, घोड़े की व्यवस्था सार्वभौम है, हर जीव की व्यवस्था सार्वभौम है। मनुष्य ऐसा अभागा है जो उसकी व्यवस्था सार्वभौम न बने। विचारशीलता हमारा सत्व है। आप हम चुप नहीं रह सकते। विचार को चुप करना हमारे अधिकार में नहीं है। अस्तित्व में गधा, घोड़ा, कुत्ता, घास फूस, पत्थर, लोहा, मणि के सभी का उपयोग है या एक दूसरे के पूरक है। तो मनुष्य होकर के पूरक न हो, ये कैसे हो सकता है? चुप होना यानी प्रकृति विरोधी होना, नियति विरोधी होना, विकास विरोधी होना और जागृत विरोधी होना। इस तरह चारों विधि से विरोधी हो गया और विरोध से समस्या पैदा होगा, यही हुआ। यहाँ तक ले लेते हैं भैया? हाँ भैया। ठीक है। फ्रायड ने एक प्रतिपादन प्रस्तुत किया जिसमें उसने आदमी की तमाम इच्छाओं को एक बिंदु पर केंद्रित कर दिया। फ्रायड की जितनी थ्योरी जो मेरे को थोड़ा पता है, उसके अनुसार ये है कि आदमी जो भी करता है उसकी प्रेरणा उसके मूल में उसकी काम प्रवृत्ति है। काम की इच्छा, काम की प्रवृत्ति ही मनुष्य को कुछ भी करने के लिए प्रेरित करती है, ऐसा उसने कहा है। सुरेंद्र भैया, आपको कुछ और इसमें बोलना है? क्योंकि मैं बहुत ज्यादा पढ़ा नहीं हूँ। हाँ भैया, मतलब जो आप कह रहे हैं उसका मूल अवधारणा लिबिडो, जिसको उसने नाम दिया है ना, एक उसकी थियरी है। तो जो आपने कहा है उसका व्याख्या वैसा ही है कि है ना, वो मूल प्रवृत्ति उसने जो भी अध्ययन किया मानव का, हालांकि इसमें हम लोग ऐसा ही कहते हैं कि उसने, क्योंकि जीव चेतना में जीते हुए लोगों का ही अध्ययन किया है ना, जिसको कई बार हम गीगो एक बात कह देते हैं कि गार्बेज इन गार्बेज आउट। तो अगर अध्ययन ही केवल उस तरह के सैंपल ही वैसा होगा, तो क्योंकि उसके समय में या उसकी जानकारी में कोई जागृत मानव तो आया नहीं जिसका वो अध्ययन कर पाए। हालांकि हिंदुस्तान में ऐसे बहुत सारे लोगों ने कुछ मनोविज्ञान के प्रतिपादन किए हैं, जिसमें पतंजलि भी एक हैं, और उन्होंने अलग तरह से, लेकिन फ्रायड ने अपने समय में अपने सीमा में जिस तरह का अध्ययन किया उसमें तो इसी तरह की बात उसने कही है भैया। तो आप जो कह रहे हैं वो ठीक है कि मानव के सारा जो प्रयास है उसका मूल जो प्रेरणा है, मोटिवेशन है, वो लिबिडो है, यानी कि काम ही है, सेक्स ही है, ऐसा उसका प्रतिपादन है। जी भैया। जी भैया। उत्तर: हर मानव जीवन और शरीर का संयुक्त रूप है। इस बात को स्पष्ट किया। जीवन मूल रूप में देखिए, जब तक हम किसी वस्तु का सही अध्ययन नहीं कर सकते, तब तक इसी तरह से कुछ न कुछ अपने मन में विचार प्रतिपादित कर लेते हैं या किसी के विचार से प्रभावित होकर उसको स्वीकार लेते हैं। तो फ्रायड के विचार हों या किसी के विचार हों, जब तक हम अस्तित्व का सही रूप में सत्य को नहीं समझते, तब तक किसी न किसी विचारधारा को अपना लेते हैं और उसके अनुसार हम भी सोचने लगते हैं। बाबा जी बोलते हैं, हर मानव जीवन और शरीर का संयुक्त रूप है। इस बात को स्पष्ट किया। जीवन मूल रूप में गठनपूर्ण परमाणु है। गठनपूर्ण परमाणु है मतलब आशा बंधन, विचार बंधन से युक्त है, और भार बंधन, अणु बंधन से मुक्त है। मतलब दूसरे परमाणु और अणु के साथ वो कोई क्रिया नहीं करता है, भौतिक क्रिया नहीं करता है जीवन परमाणु, है ना। बाकी जो जीवन क्रियाएं है वो तो ही है। और जो मनुष्य का शरीर है, समृद्ध मेधस संपन्न शरीर, उसको जीवन परमाणु चलाता है, उसको चलाने योग्य होता है। और ये दोनों जो गठनपूर्ण परमाणु है और समृद्ध मेधस योग शरीर है, ये प्रकृति में इनके बनने की विधियां मतलब नियति क्रम में है ही है, अपने आप बनते ही है। इसलिए दोनों सहज उपलब्ध हैं और दोनों मिलके मानव के रूप में प्रकृति में दिखता है।
मनुष्य में और अन्य जीवों में जीवन का और शरीर का संयुक्त रूप में होना होता है। इसको भली प्रकार से देखा गया है, इसका अध्ययन किया जा सकता है। अध्ययन का केंद्र बिंदु यही है कि जीवित रहना, न जीवित होना, जीवन संपन्न रहना और जीवित रहना, यह स्पष्ट होता ही है। इसमें जीवित रहने का क्या प्रमाण है कि आदमी के या किसी भी जीव के जो वो हैं, इंद्रियां हैं, वो अगर चल रही हैं तो आदमी जीवित है, मतलब शरीर को जीवन चला रहा है। अगर इंद्रियां नहीं चल रही हैं, इंद्रियां काम नहीं कर रही हैं, इसका मतलब है वो जीवन उस शरीर को नहीं चला रहा है और वो आदमी जिंदा नहीं है, मर गया है। शरीर से जब जीवन अलग हो जाता है उस समय से मृतक हो गई ऐसी घोषणा करते हैं। ऐसे शरीर को हम मनुष्य नहीं कहते हैं। जीवन शरीर को चलाते हुए स्थिति में ही मानव कहते हैं। ऐसा हर मानव एक विचारशील इकाई है। यहाँ पे बाबा जी बोल रहे हैं मानव विचारशील इकाई है। जीवों में विचार का कोई स्थान, मतलब कोई क्रिया नहीं है जीवों में विचार की, और मनुष्य में विचार की क्रिया है। जीव जो है अपने वंशानुसंगी विधि से जीते हैं। कुत्ते का बच्चा जैसा कुत्ता करता है वैसे ही वो भी करता है। उसमें अलग से कुछ और करने की कोई व्यवस्था नहीं है उसके जीवन में, जबकि मनुष्य में ऐसा नहीं है। मनुष्य अपने और मनुष्यों से या अपने माँ बाप से अलग तरह से भी जीने का प्रयास करता ही है, क्योंकि मनुष्य में कल्पनाशीलता, कर्म स्वतंत्रता है। उस कल्पनाशीलता, कर्म स्वतंत्रता जीवन की महिमा है, और जीवन की महिमा शरीर की महिमा में बंधती नहीं है। मतलब वंशानुसंगी विधि से कल्पनाशीलता और कर्म स्वतंत्रता को बांध नहीं सकते। वो अपनी तरह से काम करती ही है, और जब वो अपनी तरह से काम करती है तो उसमें जो विचार होता है उसके अनुसार आदमी अलग तरीके से सोचना, अलग तरीके से विचार करना, अलग तरीके से जीना कर ही सकता है। इसी के कारण मनुष्य का जीना शरीर सीमा में सीमित नहीं रहता है। वो विचार के अनुसार आदमी जीता है, शरीर के अनुसार नहीं जीता है। इसके कारण हमारा शरीर सीमा तक विचार कर कर हम तृप्त नहीं हुए। जैसे इसमें फ्रायड ने कहा है कि वो आदमी जो है काम की इच्छा से ही प्रेरित है, पर बाबा बोल रहे हैं कि शरीर सीमा तक हम तृप्त नहीं हो सकते, समाधानित नहीं हो सकते। इसका गवाही है न तो हम सामाजिक हो पाए, न ही अखंड समाज बना। सार्वभौम व्यवस्था को नहीं पाए। कुत्ते की व्यवस्था सार्वभौम है। कुत्ते की व्यवस्था सार्वभौम है मतलब जितने भी कुत्ते हैं वो एक ही तरीके से जीते हैं, एक ही तरीके से खाते हैं, एक ही तरीके से रहते हैं। इसी तरह घोड़े की भी व्यवस्था है। पर मनुष्य जो है, कोई मानव जाति की कोई सार्वभौम व्यवस्था नहीं बन पाई जो सबको स्वीकृत हो और सब उसमें समाधानित हो, सब सुखी रह सकें। ऐसी कोई व्यवस्था नहीं बन पाई। विचारशीलता हमारा स्वत्व है। आप चुप नहीं रह सकते। विचार को चुप करना हमारे अधिकार में नहीं है। अस्तित्व में गधा, घोड़ा, कुत्ता, गाय, घास फूस, पत्थर, लोहा, मणि, माणिक, मतलब प्रकृति जो है उसका सबका एक दूसरे के लिए पूरक है। मनुष्य पूरक नहीं हो ऐसा कैसे हो सकता है? मतलब मनुष्य को छोड़ के बाकी पूरी प्रकृति एक दूसरे के लिए पूरक है। ये हमको हर जगह दिखाई देता ही है कि बाकी प्रकृति मनुष्य के लिए भी पूरक है। पर मनुष्य जो है न तो मनुष्य का पूरक हो पाया, न प्रकृति का पूरक हो पाया। ये ऐसा कैसे हो गया? ये तो नहीं होना चाहिए था। इसका मतलब है हमारे समझ में कहीं कमी है, हमारे विचार समझ को प्राप्त नहीं कर पाए हैं। आगे बाबा जो लिखे हैं, चुप होना यानी प्रकृति विरोधी होना, ये मेरे को लगता है जो चुप होके साधना करते हैं या जो साधना विधियां हैं जिसमें चुप हो जाता है आदमी, उसके लिए लिखा है ऐसा लगता है मेरे को। चुप होना यानी प्रकृति विरोधी होना, नियति विरोधी होना, विकास विरोधी होना और जागृति विरोधी होना। इन चारों विधि से विरोधी हो गया और विरोध से समस्या पैदा होगा। यही हुआ। हाँ भैया। जी भैया, आगे बढ़ता हूँ। पेज नंबर 115। हमारे देश में जितने लोगों ने समाधि के लिए प्रयत्न किया, इन सारे प्रयोग में जब
समाधि की गवाही देने की बारी आती है तो कुछ लोगों ने गोलमोल विधि से गवाही दी भी है, किंतु मैं समाधि पाया हूँ, समाधि का यही फलन है, मैं इसका प्रमाण हूँ, ऐसा बोलना बना नहीं। अब इसके बाद अवतारी पुरुष आ गया। अवतार में मनुष्य के जितने भी दस्तावेज हैं, मनुष्य की अंतिम कल्पनाओं के प्रस्तुत करने की कोशिश की, शुभ के लिए ही किया, किंतु सर्व शुभ घटित नहीं हुआ। शुभ का मतलब समाधान, समृद्धि, अभय, सस्तित्व से प्रमाणित नहीं हुए। अखंड समाज, सार्वभौम व्यवस्था प्रमाणित नहीं हुई। हर मनुष्य समझदार हो गया, इस बात का सत्यापन भी हर मनुष्य करने योग्य हुआ भी नहीं। सबको सुख, शांति, संतोष प्राप्त नहीं हुआ। इन चीजों को ध्यान में रखकर हम असफलता की बात कह रहे हैं। इसके विपरीत भौतिकवाद ने जो कहा, संग्रह सुविधा, उससे भी बात बना नहीं, वो भी असफलता के कगार पर आ गया। सफलता की जो बात आती है वो मानव सचेतना से ही आती है। मानव सचेतना कहाँ रहता है? जीवन में रहता है। जीवन में नहीं रहता तो आपने जिस फ्राइड नाम के व्यक्ति को कहा, उनको जीवन से लेन देन है ही नहीं। यदि काम वासना से पीड़ित होना ही जीवन मांगता है, यही सच्चाई है, तो यह पहले से ही कुत्ते, बिल्ली आदि जीवों में हो चुका है। फिर मनुष्य के होने की क्या जरूरत थी? नियति क्रम में ऐसा पूछा जाए तो मनुष्य के होने का कोई लक्ष्य ही नहीं है, यही तर्क निकलता है। और भिन्नता क्या है? उसमें मनुष्य का लक्ष्य सुखी होना है। सुखी होने के लिए समाधान चाहिए। बिना समाधान के एक भी आदमी प्रमाणित नहीं रहेगा। समृद्धि को प्रमाणित नहीं रहेगा। समृद्धि को, समाधान को छोड़कर हम समृद्ध हो जाएं, ये होगा नहीं। इसलिए इस पर अपने को विचार करने की जरूरत है। विचार करने पर हमें जो समझ में आया, मानव सचेतना की संपूर्णता संज्ञानशीलता और संवेदनशीलता में व्याख्यायित होता है। संज्ञानशीलता में दो चीज, एक जानना, दूसरा मानना, और संवेदनशीलता में दो चीज, पहचानना, निर्वाह करना होता है। संवेदनशीलता का जितना भी प्रयत्न है, प्रवर्तन है, वो इंद्रिय मूलक विधि से होता है। तो इंद्रिय संवेदना के आधार पर हम जितना भी निर्णय करते हैं वो सामयिक ही होगा, उसमें निरंतरता नहीं होगी। जैसा खाना अच्छा लगता है तो खाते ही रहे, सोना अच्छा लगता है तो सोते ही रहे, ऐसा होगा नहीं। कहने को मतलब है कि कोई इंद्रिय व्यापार में ऐसा क्रिया नहीं है जिसको हम सतत एक साथ ले जाएं। उसमें बारंबार बदलाव आवश्यक है। परिवर्तन बिना कोई आदमी निरंतर किसी भी इंद्रिय व्यापार में लिप्त नहीं हो सकता। यह झंझट क्यों आ गया? पूछा जाए तो मानव को संज्ञानशीलता की ओर प्रवृत्ति होने के लिए इसलिए व्यवस्था कितना शुभ है कि संवेदनशीलता की मंगूरता मानव के जागृत होने के लिए घंटी है। मानव जागृति के लिए प्रेरणा है। मानव जागृति के लिए दिशा है, मेरे लिए, आपके लिए। ये कब उद्गमित हो, कब आप इसको सत्यापित करेंगे, ये आप ही सोचेंगे। इसका दायित्व आपका ही है। मेरे लिए सब आ गया, ये सब आ गया तो हमारा रोमांचित होना स्वाभाविक है। ये अपने आप में कितना व्यवस्थित बात है। थोड़ा सा विचारशील होने से आदमी ये विचार कर ही सकता है और उसी के आधार पर
हमने जो कुछ प्रयोग किया उससे स्पष्ट हो गया कि संवेदनशीलता भंगुरशील है और हम निरंतर सुख चाहते हैं। संवेदनाओं के योग में हमें सुख भासता भी है, पर सुख की अनुभूति नहीं होती। हमारी प्यास सुख की है जो अनुभव के बिना होती नहीं। अनुभव निरंतर होता ही है, अनुभव कहीं भी भंगुर होता नहीं। इस आधार पर सुख की निरंतरता के लिए आवश्यक था। संवेदनाओं में भंगुरता सहज है, यही व्यवस्था है। इस आधार पर हम इसका मूल्यांकन कर पाए। उसके बाद संज्ञानशीलता का मतलब निकल गया। जीवन के सभी क्रियाकलाप अनुभव मूलक विधि से अनुप्राणित होना। मानव सचेतना यही है, यही जागृत सचेतना है जिसको मैंने स्वयं अनुभव किया। मैं आपको अध्ययन कराता हूँ, ये अध्ययन मूलक विधि से ही आएगा। इसको बार बार पठन पाठन से बोध के लिए सहायक हो सकता है। जीवन समझ में आ गया, मानव सचेतना का आधार बन गया, मानवीयतापूर्ण आचरण समझ में आ गया तो परंपरा बन गया। परंपरा के लिए मानवीय व्यवहार को, मानवीयतापूर्ण आचरण को समझे बिना मानव परंपरा होने वाला नहीं है। मानवीय आचरण ही एक ऐसा वस्तु है जो कि सर्व देश काल में एक सा ही है। मूल्य चरित्र नैतिकता का संयुक्त स्वरूप आचरण है। चरित्र को बताया स्वधन, सब नारी, सब पुरुष तथा दयापूर्ण कार्य व्यवहार, तन मन धन का सदुपयोग व सुरक्षा करना नैतिकता है। यहाँ तक ले लेते हैं भैया। हाँ भैया। सुरेंद्र भैया। हाँ भैया। हाँ भैया, आप लीजिए ना। जी भैया। हाँ। तो है ना, आदरणीय नागराज जी ने समाधि और संयम के द्वारा इस ज्ञान को प्राप्त किया, इसलिए उन्होंने समाधि की स्थिति को देखा हुआ है। और इस भाग में 116 से जो हमने अभी यहाँ से पढ़ा है, इसमें उसी बात को वो कह रहे हैं कि भाई उन्होंने जो समाधि के लिए प्रवृत्त हुए थे, उनके मन में ये वेदों को, उपनिषदों को पढ़कर शंका हुई कि ब्रह्म सत्य है तो जगत मिथ्या कैसे है, और ब्रह्म से ही अगर जगत की उत्पत्ति होती है तो कैसे ये मिथ्या हो सकता है, और कैसे ब्रह्म ही जीवों के हृदय में आत्मा बन के बैठता है। तो इन प्रश्नों के उत्तर के लिए वो चले थे और उनको ये आश्वासन मिला परंपरा से कि समाधि में ज्ञान हो जाएगा। परंतु वो कहते हैं कि ये जो चुप होना है, उसमें चुप होना होता है, आशा विचार इच्छा को चुप करना पड़ता है। तो उनको ये समझ में आया जब वो समाधि को गए कि भाई ये तो प्रकृति विरोधी है, नियति विरोधी है, इसमें समस्या ही पैदा होगा। तो जितने भी लोगों ने देश में समाधि के लिए प्रयत्न किया है, उसमें उन्होंने कहा कि भाई जो बात आती है वो गोलमोल आती है। गोलमोल का मतलब इतना ही है कि समाधि में ज्ञान नहीं होता है, लेकिन आदमी, ऐसा नागराज जी ने भी कहा है कि समाधि की जो उपलब्धि है कि व्यक्ति जिसको एक आनंद की अनुभूति जैसा कहते हैं कि वो भूतकाल की पीड़ा से मुक्त हो जाता है, भविष्य की चिंता से भी मुक्त हो जाता है। अब आशा विचार और इच्छा ही नहीं है तो वो ऐसा लगता है कि अब उसको कोई तकलीफ नहीं है। ऐसा हम अनुमान लगा सकते हैं कि अगर हम किसी विधि से, जैसे कुछ लोग प्रयोग करते हैं, है ना, कि भाई नशा करते हैं, तो उनको उस समय जितने समय तक नशा रहता है तो लगता है कि अब वो दुखी नहीं है, सुखी हो गए, इसी अर्थ में ही वो नशा करने जाते हैं। तो राहत जैसा कार्यक्रम उनको लगता है। तो आदरणीय नागराज जी ने, क्योंकि मैंने तो समाधि नहीं की है लेकिन उन्होंने की है, तो जितना वर्णन उन्होंने बताया है कि उसमें आदमी, और अगर बहुत अच्छा किसी ने वर्णन किया है तो समाधि की स्थिति है कि भाई कुछ ब्रह्म का भास आभास, तो ऐसा बताया है बाबा जी ने कि ब्रह्म का भास तो भ्रमित व्यक्ति को भी रहता है, लेकिन जब व्यक्ति समाधि में जाता है तो ब्रह्म के कुछ और उसको पहचान हो जाती है। जैसा उन्होंने खुद भी बताया कि जब वो, ऐसा लगता है कि जैसे पानी में
डूबे और आंखें खुली रहें। तो इस तरह से समाधि का वर्णन उन्होंने कहा है, परंतु इससे कोई समाधान, समृद्धि, शिक्षा, व्यवस्था का स्वरूप निकल के आ गया, ऐसा कोई गवाही नहीं मिल पाया है। इस बात को ऐसा कहना चाहते हैं कि मैं समाधि पाया हूँ, समाधि का यही फलन है, मैं इसका प्रमाण हूँ, ऐसा बोलना बना नहीं। उसके बाद में दूसरे जो परंपराएं रही हैं कि भाई हम अवतारों को भी मानते हैं। हर धर्म संप्रदाय में कोई ना कोई, चाहे जीसस हो, चाहे मोहम्मद हो, चाहे कृष्ण राम हो, है ना, इस तरह से कोई ना कोई मोसेस हो जिसको हजरत मूसा बोलते हैं। हर परंपरा में कोई ना कोई, या जैन में हम कहते हैं कि बहुत सारे 24 तीर्थंकर हैं, उसी तरह से बौद्ध धर्म, जो भी मत धर्म संप्रदाय अभी हम मानते हैं, उनमें कुछ ना कुछ ये एक अवधारणा है कि अवतार आते हैं और जब जब धर्म की हानि होती है या वो आकर मनुष्य को, है ना, तार देते हैं। परंतु इतने सारे अवतार होने के बावजूद भी कोई तारने की परंपरा कहीं दिखती नहीं है, बल्कि मानव समस्याओं से ही घिरा हुआ नजर आता है। तो शुभ के लिए जितना भी प्रयास हुआ, सर्वशुभ अभी घटित नहीं हो पाया है। तो अब उन्होंने कहा कि भैया अवतार की भी जरूरत नहीं है, समाधि की भी जरूरत नहीं है। अब जो ये अध्ययन विधि से हर व्यक्ति उस स्थिति तक पहुंच सकता है जिसको, जो हमने अवतार की कल्पना की है या अवतार की अवधारणा को जो किया है कि अवतार मतलब जो तारने वाला है, हम खुद ही खुद को तार सकते हैं और सब मिलकर एक दूसरे को तार सकते हैं। यही सहअस्तित्व का मतलब है, और सभी मिलकर हम समाधान, समृद्धि, अभय सहअस्तित्व में प्रमाणित हो सकते हैं। इस तरह का बात इस पैराग्राफ में उन्होंने कहा है। तो उसके विपरीत भौतिकवाद में तो सुविधा संग्रह की बात है, इस पे हम बहुत बार चर्चा कर ही चुके हैं। तो संचेतना की बात आती है, तो संचेतना कहाँ रहते हैं? वो जीवन में रहता है। अब इस पैरा का जो मुख्य बिंदु कह रहे हैं कि भाई यदि काम वासना ही पीड़ित होना जीवन मांगता है, सच्चाई है, तो ये तो पहले से ही कुत्ते बिल्ली आदि में हो चुका है। मुझे इस बारे में एक बात ध्यान आती है, जब हम हॉस्टल में रहते थे तो ये विचार काफी प्रभावित करता है ना। तो कुछ लोग, हम दोस्त मिलकर बात करते थे, तो हम लोग थोड़े से आध्यात्मिक प्रवृत्ति के थे, तो हम ओशो पढ़ते थे या विवेकानंद पढ़ते थे या इस तरह का पढ़ते थे, और हमारे बाकी दोस्त जो हैं वो, है ना, इधर उधर घूमने जाते थे। तो हम एक बात सोचते थे कि अगर इस प्रक्रिया में इतना ही सुख है तो शादीशुदा लोग तो बहुत सुख दिखने चाहिए। ये हमारा एक स्वतः ही प्रश्न बनता था कि भाई परिवारों में हमारे भैया भाभी भी बड़े हैं या जो दोस्त लोग हैं उनमें तो बड़ा झगड़ा होता है। तो उससे ये कंक्लूजन तो निकल के आता था कि भाई इसी से सुख हो जाता है, जो फ्राइड ने बोला है, या कुछ डाउट तो उसमें हमको उस समय भी दिखता था कि ये कोई बात बढ़िया तो लगती नहीं है। क्योंकि अगर ऐसा होता तो नागराज जी यहाँ कह ही रहे हैं कि भाई कुत्ते बिल्ली ये सब तो करते रहते हैं, है ना, और ये तो जीव अवस्था में ही पूरा हो गया है काम। तो मानव को तो इससे आगे बढ़ना है, तो मानव के लिए जिंदा रहना आवश्यक है, परंतु पर्याप्त नहीं है। और ये जो जिंदा रहने के लिए प्रक्रियाएं हैं, आहार, निद्रा, भय, मैथुन, जो जो जिंदा रहने का मतलब, तो इसमें ये भी आता है कि एक मानव और उसकी परंपरा बनने के अर्थ में भी ये होता है। तो फिर इससे कोई तर्क या लक्ष्य निकल के नहीं आता है। ये बात को यहाँ पर वो स्पष्ट कर रहे हैं कि यदि यही मानव का लक्ष्य होता, जैसा कि, क्योंकि इस प्रश्न को फ्राइड के बारे में ही पूछा गया है, तो वो उन्होंने इसी बात को बताया है कि अगर ये पहली बात तो जीव अवस्था में हो जाता तो आदमी के आने की क्या जरूरत थी। अगर प्रकृति में ऐसा ही कोई लक्ष्य होता तो वो पूरा नहीं दिखता है। मानव का लक्ष्य सुखी होना है। तो भिन्नता क्या है कि वो केवल जिंदा रहने के लिए, अपनी परंपरा बनाए रखने के लिए काम करते हैं, और मानव को परंपरा बनाना आवश्यक तो है परंतु पर्याप्त नहीं है। वो सुखी होके ही परंपरा बनाना चाहता है। इसीलिए वो अगर सुखी नहीं होता है, सुख की आशा नहीं होती है, तो सुसाइड भी कर लेता है। तो जिंदा रहना उसके लिए आवश्यक नहीं है, बल्कि सुख से जीने की आशा के साथ में रहता है, या तो सुख की आशा के साथ में होता है या सुखी होकर प्रमाणित करता है। दोनों अवस्था में ही परंपरा बन सकती है। सुख की आशा नहीं भी रहेगी, निराशा में जाएगा तो भी मानव जाति नष्ट हो जाएगी। और मानव मीनिंग यानी कि ढूंढता ही रहता है। जैसे अभी पिछले बारे में बी आर भैया ने बताया कि संघर्ष, युद्ध, है ना, होता रहा है। ऐसे बहुत सारे विद्वान हुए हैं जैसे नीत्शे है, एक फिलोसोफर हुए हैं वेस्ट में। उनका कहना है कि भाई वार तो बहुत इसेंशियल है, युद्ध बहुत आवश्यक है, उससे ही जिंदगी को मीनिंग मिलता है। तो वो भौतिकवाद से ही आया है, जो कॉन्फ्लिक्ट
थ्योरी है, द्वंदात्मक थ्योरी है, या एक इवोल्यूशनरी ह्यूमनिज्म भी करके ऐसे कई सारे, जैसे फ्राइड हैं ऐसे ही दूसरे कुछ फिलोसोफर हुए हैं जिनको हम फिलोसोफर मानते हैं, तो उन्होंने कहा है कि वार से ही जो है इवोल्यूशन होता है, तो ये संघर्ष का ऐसा भाग है। ऐसे ही फ्राइड ने भी बता दिया कि भाई मानव तो जो सारा लक्ष्य है वो सब काम वासना से होता है पूरा, क्योंकि मानव मूलतः सुखी होना चाहता है। तो अगर आप सैंपल लेंगे तो जो मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि उसी के बारे में सोचता है, वो इसलिए भी लगता है क्योंकि अभी सुख का आधार संवेदना ही है। इसी बात को वो आगे कह रहे हैं कि मानव जो है वो जो संवेदनाएं हैं ये हमको संज्ञानशीलता की ओर इशारा करती हैं। जो संवेदनाओं में सुखी होता नहीं है, सुख भासता है। तो अभी की स्थिति में भी मानव इन संवेदनाओं को तृप्त करने में इसलिए जूझता रहता है क्योंकि मूलतः तो वो सुखी होना चाहता है, और अभी समझ के अभाव में, संचेतना के अभाव में सुखी होने का तरीका नहीं पता है, समाधान समृद्धि पूर्वक जीने का तरीका नहीं पता है, और संवेदनाएं तो प्राप्ति हैं तो उन्हीं में ही सुख ढूंढता रहता है। तो कोई भी वैज्ञानिक और कोई भी मनोवैज्ञानिक अगर प्रयोग करेगा और इन्हीं को सैंपल लेगा तो लगेगा कि हाँ भी सारा काम इसी के लिए आदमी करता है, तो वो झूठ भी नहीं बोल रहा है, क्योंकि जीव चेतना में यौन संवेदना ही सुख का सबसे बड़ा, अगर संवेदना में सुख का आधार बनता है तो वही बनता है। और इसीलिए सारा एडवर्टाइजमेंट, सारी जो अभी की इकोनॉमी है वो इसी भाग को लेकर बनी भी हुई है। तो 750 करोड़ लोग तो इसी में उलझे हुए हैं। तो ये इस बात को, लेकिन बाबा जी ने इसको सम्मान कर दिया है, बहुत अच्छे से बता दिया है कि मानव को जो समझ में आएगा वो तो संचेतना पूर्वक ही आएगा। संचेतना में दो भाग हैं, संज्ञानशीलता और संवेदनशीलता। संज्ञानशीलता मतलब जानना और मानना, और संवेदनशीलता मतलब पहचानना और निर्वाह करना। संवेदनशीलता का मतलब है जो भी इंद्रियों से होता है। तो यहाँ पे उन्होंने स्वीकार किया है कि जो मानव लगातार इंद्रिय व्यापार में लिप्त रहता है उस पर झंझट क्यों है, इसकी व्यवस्था कितनी शुभ है। तो एक बोल्ड में लाइन लिखी है, संवेदनशीलता की भंगुरता मानव के जागृत होने के लिए घंटी है। कैसे घंटी है कि उसको इससे इशारा मिलता है कि हाँ सुखी हुआ जा सकता है, सुख भासता है, होता नहीं है, तो कैसे करेंगे, है ना। तो सुख की ओर पता चलता है और निरंतर सुखी होने की अपेक्षा बनती है। इस तरह से संवेदनाओं की जो भंगुरता है वो हम जागृत हो जाएं। तो इसका मतलब यह है कि अस्तित्व में, अगर हमारे अस्तित्व में, अगर हम अस्तित्व सहज विधि से यदि हमें सुख को पाने की आशा है, सुख को पाने की आकांक्षा है, सुखी होने की आकांक्षा है, तो अस्तित्व सहज विधि से ही सुखी होने की व्यवस्था भी है। ये इशारा हमको मिल जाता है संवेदनाओं के द्वारा। इस तरह से इसको शुभ व्यवस्था ही बोला है। मानव जागृति के लिए प्रेरणा है, मानव जागृति के लिए दिशा है, मेरे लिए, आपके लिए। अब ये कब उद्गमित हो, इसको कैसे सत्यापित करेंगे आप, हम सोचेंगे, तो ये हमारे ऊपर ही है। तो विचारशील होने के लिए बात फिर इसमें कही गई है कि भाई संवेदनशीलताएं भंगुरशील हैं और हम निरंतर सुखी होना चाहते हैं, तो संवेदनाओं में सुख भासता है, हमारी प्यास सुख की है। अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि भाई हमने देख लिया है कि ये अनुभव के बिना पूरा नहीं होती। जो संवेदनाओं से शुरू होती है उसकी तो पूर्णता होती है, वो अनुभव में होती है। उसी को कल्पनाशीलता का तृप्ति बिंदु भी कह रहे हैं। तो कल्पनाशीलता में संवेदनाओं से सुख भासने लगता है, और कल्पनाशीलता तृप्त होती है, सुख की अपेक्षा तृप्त होती है अनुभव के द्वारा। इस बात को यहाँ पे अब कहा है। तो संज्ञानशीलता का मतलब निकल गया, जीवन के सभी क्रियाकलाप अनुभव मूलक विधि से अनुप्राणित होना। तो अगर हम हमारी क्रियाएं अनुभव के साथ चलेंगी तो फिर एक सूत्र और आता है जो पहले आ चुका है कि संज्ञानशीलता के प्रकाश में संवेदनाएं नियंत्रित हो जाती हैं। आहार, निद्रा, भय, मैथुन, जो अभी तक हम शरीर स्वस्थता की बजाय या परंपरा बनाए रखने की बजाय सुखी होने के लिए करते हैं, फिर वो सम्मानजनक विधि से, तो यौन पीड़ा की भी जो यहाँ बात कह रहे हैं वो उसको भौतिकवाद ने भोग का साधन माना है कि जितना भी इसमें इंडल्ज हो जाएंगे उतना ज्यादा। इसलिए अभी की मनोविज्ञान को कामोन्मादी मनोविज्ञान कहा गया है। उन्माद पैदा करती है कि आप जितना भी करें, जितना पैसा कमाएं, जितना सुविधा संग्रह करें। और आज की युवा पीढ़ी में हम उसको देखते भी हैं कि उन्होंने तो पूरी तरह से इसको स्वीकार लिया है, क्योंकि इसी को पढ़ाया जा रहा है। और केवल किताबों में ही नहीं, टीवी के द्वारा, फिल्मों के द्वारा, जितने भी लिटरेचर हैं, सब में उसी का महिमा मंडन है। और उससे बहुत फ्रस्ट्रेशन भी हो रहे हैं, क्योंकि जितना आश्वासन दिया जाता है कि इस क्रिया से सुखी हो जाएंगे, वो कोई होता दिखता नहीं है।
और है ना, तो ये बड़ा मानव बड़ी पीड़ा में है। तो हमारी युवा पीढ़ी तो ज्यादा पीड़ा में है, क्योंकि पिछली पीढ़ियों में कम से कम हिंदुस्तानी परंपरा में इसका उतना महिमा मंडन नहीं था, बल्कि बहुत सारी परंपराओं में तो उसको है ना रोकने की बात की गई है। यहाँ पर उसको संतुलन की बात की गई है कि परिवार व्यवस्था में पति पत्नी संबंध में ये संवेदनाएं नियंत्रित हो सकती है। ऐसा उन्होंने कहा है कि जैसे ही ये अनुप्राणित होने का मतलब यही है कि संज्ञानशीलता के प्रकाश में संवेदनाएं नियंत्रित हो जाती हैं, ऐसा उन्होंने अध्ययन किया है। हम बार बार पढ़ेंगे तो हमारे लिए सहायक होगा कि हम भी अनुभव तक पहुंच जाएं। अगर हमको जीवन समझ में आ गया तो ये हमको संचेतना का आधार बन गया, फिर हम शरीर की दबाव से मुक्त हो जाएंगे। आहार निद्रा भय मैथुन ये शरीर के दबाव हैं, ये हम नियंत्रित कर पाएंगे अगर हम जीवन को जीवन की तरह समझ पाते हैं। अभी हम स्वयं को शरीर ही मानते हैं तो शरीर के दबाव में ही जीते हैं, और यदि हम मानवीयतापूर्ण आचरण में पहुंच जाते हैं तो मानवीय परंपरा की शुरुआत हो जाएगी। तो उसमें मूल्य चरित्र नैतिकता का जो संयुक्त स्वरूप है, आचरण है, वो हमको समझ में आएगा। तो मूल्य तो हम जानते ही हैं कि जो स्थापित मूल्य और शिष्ट मूल्य हैं उसको हम स्वयं में अगर हम अर्जित कर लेते हैं तो मूल्यों के साथ हम संबंधों का निर्वाह कर पाते हैं, न्यायपूर्ण परिवार में जी पाते हैं। समाज में हम स्वधन, स्वपुरुष, स्वनारी और दयापूर्ण कार्यव्यवहार के आधार पर जी पाते हैं। चरित्र का प्रयोग है, और नैतिकता का मतलब है तन मन धन का सदुपयोग। तो इस तरह से हम संबंधों में मूल्यांकन करना और फलस्वरूप उदय तृप्ति होना ही मूल्य है। इस तरह से हम आगे बढ़ पाते हैं। जी भैया। बढ़िया भैया, आगे और पढ़ लूं मैं भैया? आज हाँ। यहीं तक रखें क्या? हाँ देख लो, टाइम आगे और पढ़ना है? हाँ, यहाँ तक इस प्रश्न को, हाँ कोई बात नहीं, इस प्रश्न को पूरा कर लेते हैं, है ना? हाँ, तो मैं और पढ़ लूं, इस प्रश्न को पूरे को पढ़ लेता हूँ, उत्तर को। हाँ, प्रश्न है 118। संबंधों में मूल्यांकन करना और फलस्वरूप उभय तृप्ति होना ही मूल्य है। जीवन लक्ष्य सुखी होना है, मानव लक्ष्य है समाधान, समृद्धि, अभय, सहअस्तित्व। लक्ष्य के लिए हम हर जगह से नैतिकता को जोड़ते हैं। नैतिकता इसी अर्थों में सार्थक होता है, इसी अर्थ में प्रयोजित हो पाते हैं। मूल्य विधि भी ऐसे ही है और चरित्र विधि में यही है। दुष्चरित्रता में दुखी होते हैं, अनैतिकता में दुखी होते हैं, मूल्यों का अनादर पर दुखी होते हैं। इस तरह से मूल्य, नैतिकता, चरित्र को निर्वाह करना ही मानवीय आचरण है, स्वभाव है। ऐसे आचरण के लिए किस चीज की आवश्यकता थी? वह अस्तित्व, जीवन एवं मानवीयतापूर्ण आचरण के ज्ञान की आवश्यकता है। ज्ञान क्या है? जानना मानना ही ज्ञान है। जानने मानने के बाद ही तृप्ति बिंदु को तलाशने की बात बनती है। जब जानते नहीं, मानते नहीं, तो तृप्ति बिंदु काहे को तलाशेंगे, कहाँ तलाशेंगे? जैसे हम दिल्ली को जानते हैं, मानते हैं, तो दिल्ली जाने का कार्यक्रम बनाते हैं। अगर हम दिल्ली को जानते मानते ही नहीं तो जानने का कार्यक्रम कैसे बनाएंगे? चंद्रमा को होना मान लिया और चंद्रमा पर पहुंच भी गए। जानने मानने के तृप्ति बिंदु के लिए बहुत कुछ करते हैं, तो मुख्य रूप से करने की बात यही है। अस्तित्व समझ में आने से सहअस्तित्व समझ में आता है। सहअस्तित्व समझ में आने से आने के फलस्वरूप मानवीयता पूर्ण आचरण आता ही है, निष्पन्न होता ही है। मानव सचेतनावादी मनोविज्ञान में इन सबकी पुष्टि है। एक बात और है, जीवन में मैंने 122 क्रियाकलापों को देखा है। इन 122 क्रियाकलापों में से मन में कितना क्रियाकलाप होता है, वृत्ति में कितना, बुद्धि में कितना, आत्मा में कितना होता है, इसको स्पष्ट करने की कोशिश की है। इसका क्या प्रयोजन? इससे ये प्रयोजन है, एक के बाद एक जो सुनने में आया और समझ में आया तो तृप्ति बिंदु के लिए अनुभव करना बन ही जाता है। उससे दूसरों को बोध कराने की अहर्ता आती है। दूसरों को बोध के बाद ही हमारी संपदा
का प्रमाण है। हम दूसरों को समझाते हैं तो हमारी समझदारी का प्रमाण है। हम निरोगी हैं तो दूसरों को निरोगी बनाने में हमारा धन प्रमाणित होता है। हम धनी हैं, दूसरों को धनी बना दें तभी हमारे धनी होने का प्रमाण होता है। इस ढंग से सरलता से सामाजिक होने की रीति आती है। अभी तक मनुष्य संवेदनशीलता में ही जीता रहा है, इसलिए संग्रह सुविधा, द्रोह विद्रोह, शोषण की बात आती रही है। इस ढंग से मानव सचेतनावादी मनोविज्ञान का मूल रूप स्पष्ट होता है। वह मूलतः जीवन की क्रिया ही है। जानने के लिए मानना हुआ तो जानने के आधार पर प्रवर्तित होते हैं और पहचानने व निर्वाह करने के क्रम में हम अपने आप से न्यायिक हो जाते हैं, नियंत्रित हो जाते हैं, संतुलित हो जाते हैं, सुखी हो जाते हैं। ये ही कुल मिलाकर मानव सचेतनावादी मनोविज्ञान का प्रयोजन है। ठीक है भैया? जी भैया, तो बढ़िया बात कह रहे हैं। तो निष्कर्ष में तो बता ही दिया है, इस प्रश्न का जो उत्तर बाबा जी ने दिया है कि अभी तक कामोन्मादी मनोविज्ञान की बात का प्रस्तावना हुआ है ना, जो अभी के मनोवैज्ञानिक हैं जिसके मूल में फ्रायड को मानते हैं, और बाबा जी ने संचेतनावादी मनोविज्ञान का बात रखा है। तो उन्होंने जीवन के लक्ष्य को पहचाना, मानव लक्ष्य को पहचाना है कि भाई जीवन लक्ष्य सुखी होना है, सुख शांति संतोष आनंद है। और वो कैसे पूरा होता है कि जब हम मानव के लक्ष्य को पहचानते हैं, समाधान, समृद्धि, अभय, सहस्तित्व के रूप में, और हम इस लक्ष्य के आधार पर जीते हैं तो नैतिकता से जोड़ते हैं, मूल्य चरित्र के साथ जोड़ते हैं। अगर हम चरित्र पूर्वक जीते हैं तो सुखी होते हैं, और दुष्चरित्रता में जीते हैं यानी कि पर धन, पर नारी, पर पीड़ा, पर पुरुष, इस तरह से और परपीड़ात्मक कार्य व्यवहार जो कि आज चली रहे हैं समाज में, है ना। एक जाति दूसरे जाति को नीचा दिखाती है। अगर एक जाति और एक धर्म के हैं तो एक धर्म वाले दूसरे धर्म को नीचा दिखाते हैं, किसी ना किसी आधार पर, रूप, धन, बल, पद, जाति, भाषा, लिंग, हम एक दूसरे का अपमान करने में अभी की परंपराएं बनी हुई हैं। अपने को अच्छा दिखाने का तरीका यही है कि दूसरे को बुरा दिखाया जाए। वही टीवी पे चलता है, वही पॉलिटिकल पार्टीज कर रही हैं, वही धार्मिक संस्थाएं कर रही हैं जिनको धार्मिक संस्था कहते हैं, सांप्रदायिकता कहते हैं। तो ये कार्यक्रम चल रहे हैं, इसमें सब दुखी हैं। अब ये कह रहे हैं कि भाई फिर मानवीयतापूर्ण आचरण आएगा कैसे, मानवीय स्वभाव कैसे आएगा? उसके लिए ज्ञान की आवश्यकता है, जिसको 3 ज्ञान के रूप में बताया गया है कि सहस्तित्व दर्शन ज्ञान, जीवन ज्ञान और मानवीयतापूर्ण आचरण ज्ञान की आवश्यकता है। ज्ञान का मतलब ही है जानना, मानना। जानने मानने की तृप्ति बिंदु आता है तो हम, है ना, उसको तृप्ति बिंदु को अगर तलाशते हैं, कुछ जानते मानते हैं, तो तलाशने की बात आती है और फिर हम कार्यक्रम बना पाते हैं और फिर वो कार्यक्रम को हम कर पाते हैं। तो उदाहरण दे रहे हैं कि भाई हमने चंद्रमा को पहचाना, जाना कि वो कहाँ है, कितना दूर है, तो हमने कार्यक्रम बना लिया, हमने रॉकेट भेज दिया, वहां पर आदमी को भेज दिया। इसी तरह छोटा उदाहरण दे रहे हैं कि अगर हम, है ना, रायपुर या कहीं रहते हैं, या अभी जैसे बहुत सारे लोग हैं टीवी से या कहीं से हमको सूचना मिलती है, उसके अमेरिका के बारे में पढ़ते हैं, या है ना दिल्ली के बारे में पढ़ते हैं, या किसी के भी बारे में, तो जितना जानते हैं उतनी उत्सुकता होती है, तो वहां जाने का कार्यक्रम भी बना पाते हैं। तो इसी तरह अगर हम अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था को जानेंगे कि सुखपूर्वक जिया जा सकता है, तो उसके लिए कार्यक्रम भी बनाएंगे। अगर हमको समझ में आ जाता है कि हम समाधान, समृद्धि पूर्वक हर मानव सुखी हो सकता है, तो हम उसके लिए कार्यक्रम भी बनाएंगे। तो इस तरह जानना, मानना, पहचानना, निर्वाह करना पूरा होगा, तृप्ति बिंदु पूरा होगा। तो अब मानवीय आचरण समझ में फिर आता है और हम उसके अनुसार स्वतः ही जीने की, कोई दबाव या प्रभाव, पुलिस के डर से हम मानवतापूर्ण आचरण करेंगे, ऐसा नहीं है। अभी तो आदमी को कंट्रोल करने के लिए या तो आर्मी है और या फिर पुलिस है, जज हैं, इतने सारे, मतलब आदमी ही आदमी को कंट्रोल करने के लिए, चौकीदार हैं, चौकीदार से लेकर के पुलिस, पुलिस से लेकर के मिलिट्री, एयरफोर्स, है ना। इस चक्कर में हम मानते हैं कि अगर ये सब नहीं होंगे तो आदमी तो अपराध करेगा ही, जीव चेतना में है तो करेगा भी। तो उसके बावजूद भी युद्ध हो रहे हैं, तो आदमी किम करते हुए मूढ़ स्थिति में रहे कि करे तो क्या करे। उसका सॉल्यूशन तो यही है कि अस्तित्व को समझ जाते हैं, जीवन को समझ जाते हैं, मानवीयतापूर्ण आचरण को जान लेते हैं, तो फिर हम स्वतः ही मानवीयतापूर्ण आचरण में आते हैं। और फिर आदरणीय नागराज जी ने देखा है, अभी तो हमको जीवन में, हम तो 10 क्रिया को ही देखने का प्रयास में है,
वो अपने में 122 क्रियाओं को देख चुके हैं, और उसका जो वर्णन है कि भाई मन में कितनी क्रियाएं होती हैं, वृत्ति में कितनी होती हैं, चित्त में कितनी होती हैं, और बुद्धि में कितनी होती हैं, आत्मा में कितनी होती हैं। अभी हमको जीवन में 10 क्रियाओं की बात की गई है। ये 10 क्रियाओं का जो सम्मिलित स्वरूप में जो प्रकटन होता है परस्परता में, वो 122 आचरण के रूप में होता है। अगर हम सब अध्ययन करते रहेंगे, और ऐसी हमारी अपेक्षा है और हमारी कामना है कि ये अध्ययन हमारा सफल हो, तो हम सनही व्यवहार दर्शन, कर्म दर्शन, अभ्यास दर्शन, अनुभव दर्शन होते होते मानव संचेतनावादी मनोविज्ञान तक भी पहुंच जाएंगे, और वहां पे फिर 122 आचरणों को देखेंगे जिनकी यहाँ पे उन्होंने इशारा किया है। तो उन आचरण के साथ में फिर हम जीते हैं तो तृप्ति बिंदु को पाते हैं, तृप्ति बिंदु अनुभव होता है, और हम स्वयं फिर समझदार होते हैं तो दूसरे के समझने में सहायक होते हैं। उसकी बात कही रहे कि भाई अगर हम निरोगी हैं, अगर हमको कोई फॉर्मूला पता चल गया है कि कैसे हमारी बीमारी दूर हुई, तो हम दूसरों को उसको बताते ही हैं, और केवल बताते नहीं है, अगर हमारे पास सामग्री है तो उसको हम देते भी हैं। ऐसा हमारी स्वतः ही प्रवृत्ति है। उसी तरह कह रहे हैं कि भाई जो धनी है उसका धनी होने का प्रमाण तो ये है कि बाकियों को भी धनी बना दे। तो ऐसे ही अगर किसी को बोध हो गया है और समझदार है, तो वो फिर स्वयं स्फूर्त विधि से, जैसे पिछले पैरा में बी आर भैया ने वर्णन किया, पिछले जवाब में आया था कि जैसे हवा अपना काम करती रहती है ना, सूर्य अपना काम करता रहता है, तो ऐसे ही जागृत व्यक्ति फिर स्वतः ही उसका स्वभाव ही ऐसा होता है। उसको कोई जबरदस्ती कोई कराता है, ऑर्डर देता है, ऐसा नहीं है। जागृत व्यक्ति का स्वभाव होता है कि भाई वो दूसरों के सुखी होने में, जागृत होने में सहयोगी हो जाए। इस तरह से अगर हम होते हैं तो मूलतः ये सब जीवन की क्रिया है। इसी से संचेतनावादी मनोविज्ञान का मूल, जब 122 आचरण को समझ लेते हैं तो वही संचेतनावादी मनोविज्ञान का जो स्पष्ट रूप हो जाता है, और हम स्वयं ही न्यायिक हो जाते हैं, स्वयं नियंत्रित हो जाते हैं, संतुलित हो जाते हैं। और यही संचेतनावादी मनोविज्ञान का प्रयोजन है। अगर अब देखेंगे तो कामोन्मादी मनोविज्ञान से तो समाज में भय, पीड़ा, है ना, परपीड़ा, ये बने हुए हैं। ये सब हम देख रहे हैं कि उसको मान के दुनिया चल तो रही है, लेकिन सभी इसलिए आज के युवा विवाह भी नहीं करना चाहते हैं, कमिटमेंट से भी डरते हैं। तो ऐसी स्थिति तक पहुंच गए हैं। तो सुख के पूर्वक जीने का कोई तरीका उन मनोविज्ञान या बहुत द्वंद्वात्मक भौतिकवाद से निकल कर नहीं आ रहा है, संघर्षात्मक जनवाद से निकल कर नहीं आ रहा है। उसके लिए जो आदरणीय नागराज जी ने प्रस्ताव दिया है, सामाजिकता के लिए व्यवहारात्मक जनवाद, संचेतनावादी मनोविज्ञान और समाधानात्मक भौतिकवाद, और ऐसे ही आवर्तनशील अर्थशास्त्र का भी प्रयोजन है। इस सब को हम अध्ययन करेंगे और सभी हम भी समाधानित हो पाएंगे। बी आर भैया, शीशाम भैया, अनिता दीदी, अगर किसी को कोई प्रस्तुति करनी हो, कोई है ना शेयरिंग करनी हो या कुछ पूछना हो तो रख सकते हैं। ऐसा कर लेते हैं अभी। हाँ भैया, बिल्कुल बिल्कुल ठीक जी। एक तो अभी जो मैं थोड़ी बात करना चाहूंगा, तो बाबा जी ने कहा है कि भाई जैसे दिल्ली के बारे में जानना मानना हो जाता है तो हम दिल्ली जाने का कार्यक्रम बना ही लेते हैं, उत्सुक हो ही जाते हैं। वैसे ही बहुत बढ़िया जोड़ा है कि अस्तित्व का और जीवन का ज्ञान अपने को अगर जानना मानना होता है तो उस तक अपन पहुंच ही जाते हैं जी। और दूसरा भैया बहुत बढ़िया ध्यान गया कि हवा अपना काम करती है, पानी अपना काम करता है। वैसे ही जो जागृत हो जाएगा, जिसको अनुभव हो जाएगा, वो अपना अनुभव दूसरों को अनुभव कराने में कार्यक्रम बनाएगा, तो वो कोई एहसान नहीं करेगा, ऐसा लिखा है बाबा जी ने। वो स्वयं स्फूर्त विधि से, ऐसा नियति में है ही, ऐसा मेरा ध्यान गया। बहुत बढ़िया भैया, धन्यवाद। उसी को उपकार का है भैया जी। जो दूसरों को अध्ययन कराएगा, जो उसी को उपकार का है, समझे हुए को समझाना। ये बढ़िया बात कही है। वो ये भी कह रहे हैं कि कोई एहसान नहीं करता है। कितनी बढ़िया बात है। मतलब ऐसा अभी के लोग अगर देखें तो कोई भी किसी के लिए कुछ सहायता करता है तो एक एहसान की तरह ही है, बल्कि अब तो ऐसा हो गया है कि भाई एहसान नहीं है बल्कि वो शोषण का भी माध्यम है ना। कि अगर कोई बीमारी आई, वैक्सीन आई, तो कैसे उसका फायदा उठा के शोषण कर लिया जाए। बाढ़ आती है, उसमें लोग कहते हैं कि भाई हम करने उपकार जा रहे हैं, लेकिन फिर शोषण करने लगते हैं। तो अभी तो मानव घूम फिर कर कुछ भी हो जाए, कुछ करने का भी सोचता है तो वो शोषण में ही जाकर टिकता है ना। तो ये बहुत बढ़िया बात बाबा जी ने कही है। तो यही जागृत मानव की पहचान है ना। ये बिल्कुल बढ़िया बात कही, बढ़िया बात पे ध्यान गया भैया। बल्कि बड़ी इंटरेस्टिंग बात है बी आर भैया, हम कल बात कर ही रहे थे, है ना, कि मानव परंपरा में, कम से कम हिंदुस्तानी परंपरा में, हम कुछ प्रकृति की भी चीजों को देवता मानते हैं,
है ना। हाँ हाँ तो उसका कारण यही है कि सूर्य उनके होने मात्र से, उनकी प्रवृत्ति से ही सब कुछ होता रहता है। तो सूर्य है कुछ करता नहीं है, लेकिन उसके होने भर से, उसकी रोशनी से, उसके प्रकाश से सृष्टि पर, है ना, जो ये प्राण अवस्था है और जो सांस जिंदा रहने वाली परंपरा बनी हुई है ना। उसी तरह हवा को भी देवता, वायु, पवन देवता, वरुण देवता, पानी को भी देवता, सबको इनको देवता कहा गया है, क्योंकि ये स्वतः ही अब सबकी प्यास बुझाते रहते हैं, सबको जीवन देते रहते हैं, यानी सांस देते रहते हैं। तो जागृत मानव भी ऐसा ही हो जाता है कि वो स्वतः ही स्वभाव से ही अपना कार्य करता है ना, बिना किसी एहसान के, बिना किसी दबाव के, क्योंकि वो खुद सुखी है, दूसरे के सुखी होने में सहायक होता है। सहायक होता है, बिल्कुल, बहुत बड़ी। भैया इस बात पे थोड़ा मेरा ऐसा ध्यान जाता है, हम पढ़ते थे तब हमारे एक प्रोफेसर थे, वो पूरे शहर में घूम घूम के हम बच्चों को जो भी कोई प्रश्न होता था उसका जवाब घर घर पे जाके देते थे, समझाते थे। ऐसे तो हम ऐसे थैंक यू बोलते थे, ऐसे तो बोले ऐसी बात नहीं है, वो मेरे को इसीलिए भेजा है, ज्ञान संपन्न किया है कि मैं जितना हो सके इसको मैं बांट दूं और लोगों को ज्ञान संपन्न कर दूं। तो अब मैं कई बार उससे जोड़ता हूँ, वो कुछ लेते नहीं थे, कोई उनका नहीं था, वो घूम घूम के पूरे शहर में वो जी, पढ़ाते थे बच्चों को, हमारे जैसे बच्चों को जैसे। तो बढ़िया। मेरा कई बार ध्यान गया उस बात पे। जी जी, धन्यवाद। धन्यवाद भैया। मेरे ख्याल से अंशु भैया कुछ कहना चाह रहे थे, ऐसा लगा, उनका माइक ऑन हुआ। जी जी भाई जी, ये आवर्तन अर्थशास्त्र क्या होता है, थोड़ा प्रकाश डालिए ना। भैया इसमें हम लोगों ने चर्चा की है, मेरे ख्याल से उसको चर्चा में पिछली बार सुरेंद्र भैया जो सक्सेना जी है उन्होंने भी कहा था एक दो चर्चा में। थोड़ा सा अगर हम धैर्य रखें तो ये पुस्तक जब आएगी तब बात करेंगे, तो तब तक, है ना, जो सहस्तित्व दर्शन है, जीवन दर्शन है, जीवन ज्ञान है, ये मानवतापूर्ण आचरण ज्ञान है, ये सब स्पष्ट हो जाएगा, तो अर्थशास्त्र तक पहुंच जाएंगे। अभी मैं कुछ भी कहूंगा तो वो अधूरा ही रहेगा, है ना। ओके ओके भाई जी भैया। और कोई भाई बहन कुछ शेयर करना या? हाँ जी, हाँ जी। विजय भाई। हाँ, आज तो ये बहुत बढ़िया लगा, ये जो 3-4 प्रश्न है इसमें पूरा ही शिविर का निष्कर्ष है जी और बहुत ही अच्छा है। जैसे हमारे हमारे देश में जी सबसे ज्यादा धर्म है, सबसे ज्यादा अच्छा चीज है, और सेल्फ कॉन्शियसनेस, ये सब हमको बाहर से टुकड़े टुकड़े में सुनने को, पढ़ने को मिलता है। जैसे आपने बताया वो बुक्स हम लोग खरीदते हैं, विवेकानंद का, ओशो का, मगर कहीं पे वो एडुकेशन में नहीं है। वो हमारे मन में भी प्रश्न आता था कि ये सब स्कूलों में हमको क्यों पढ़ाया नहीं जाता है। अगर हम विवेकानंद का बात करते हैं और सब लोगों का बात करते हैं, बड़े लोगों का, उनका कोई भी मतलब निष्कर्ष हमारे किताबों में नहीं था और हमको बाहर से ढूंढ के पढ़ना पड़ता था। हमारे किताबों में जो भी था वो सुविधा कैसे हमारा हमको मिलेगा और काम कैसे हम कर पाएंगे, उसी के बारे में ज्यादा है, अभी भी वही है। और जैसे मेरा एक शेयरिंग करूंगा, जैसे मैं वो सरदार पटेल जी का स्टैचू देखने गया, तो मुझे भी थोड़ा प्रश्न भी आया, ये अच्छा है, टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग का मार्वल है, लोगों को थोड़ा इनकम भी होगा, मगर उन्होंने जो अच्छा काम किया है वो कुछ लोगों को सीखने को नहीं मिलता है, बच्चों को कुछ सीखने को नहीं मिलता है, वो कहीं पे नहीं है बुक्स में, कोई भी बड़े लोगों का बुक्स में नहीं आता है। तो ये थोड़ा दुख की बात है, वो प्रश्न रह जाता है, कहीं पे डिस्कशन हम लोग नहीं कर पाते हैं, कुछ कुछ जगह में डर भी लगता है ऐसा बात करना। और एक चीज है, हाँ, जैसे कोई भी अच्छा कॉन्सेप्ट है हमारे देश में, हमारे धर्म किताबों में सब मतलब मानव बनाने के लिए है, मगर कोई भी किताबों में ये सब चीज पढ़ने के लिए, हमको जानने के लिए नहीं है। जैसे समाधि के बारे में लिखा है, किसी ने समाधि करके आके नहीं बताया कि मुझे ये मिला है, आप लोग ये करोगे तो आपको ये अच्छा मिलेगा, वो भी हमको पता नहीं, क्योंकि किंतु हम लोग कुछ सालों से ये सब चीज ढूंढ रहे थे कि कहाँ से क्या मिलेगा, कुछ मिलेगा, कैसे हम लोग सुखी हो जाएं, शांति से जिए, मगर वो हो नहीं पा रहा था। अभी इससे बहुत बढ़िया सब निष्कर्ष मिला और बहुत बढ़िया, समझने को आया। हाँ, समझने को बढ़िया आया। विजय भैया, बहुत बढ़िया आपका शेयरिंग। नमस्ते भैया जी। हाँ जी, नमस्ते दीदी। चैट
चैट पे तो क्वेश्चन है, संवेदनशीलता की भंगुरता मानव के जागृत होने के लिए घंटी है। अच्छा इसको थोड़ा खोलना, ये रणधीर भैया का क्वेश्चन है, थोड़ा देख लो भाई। जी भैया, इसको देख लेते हैं पहले। इसको क्योंकि ये तो लिखा ही हुआ है, पर शायद एक दीदी बोले हैं, शायद रश्मि दीदी की आवाज है क्या? नमस्ते भैया जी, मैं कुछ बोलना चाह रही थी। जो जी। आज आपने बताया उससे मुझे एक चीज समझ में आई कि जैसे जो एक वक्तव्य आया कि कामोन्माद ही जीवन का आधार है, और उस पे से पूरी आज मानव जाति उस मतलब एक वैज्ञानिक ने इस चीज को समझा, और उससे आज हमारी पूरी इकोनॉमी भी रन हो रही है, पूरी मानव जाति उस हिसाब से जीवन यापन कर रही है। वो गलत है या सही एक अलग बात हो गई, पर मैं ये चीज समझ में आई कि एक इंसान की समझ पूरी दुनिया को कितना सही या गलत दिशा दे सकती है, और वो कहाँ तक मतलब ले जा सकती है। तो उस हिसाब से ऐसे लगता है कि मतलब यदि हम इस चीज को समझ रहे हैं, और हम इस चीज को, जैसे वो चीज शिक्षा में भी आ गई है ना, तो शिक्षा में आने से ही वो टीवी हो या सारी जगह पे पूरे बिजनेस हो या हर जगह घुस गई है, और उस तरह से ही पूरी मानव जाति रन हो रही है। तो अब यदि ये जो शिक्षा हम ले रहे हैं और ये चीज ऐसे सब तरफ स्प्रेड होगी, तो सही के लिए जो कार्य होगा वो कितना सुखप्रद होगा। बहुत बढ़िया दीदी, मतलब आपने एक बहुत गलत बढ़िया। चीज इतना कर सकती है, तो सही को तो फिर फैलना ही है, और वो सही के कार्य को स्प्रेड होना ही है। तो ये एक शुभ चीज मुझे आज थोड़ी ज्यादा दिल को छुई। जी, बहुत बढ़िया। आप ध्यान गया है कि देखिए, जो बाबा जी ने बोला है ना, मूल में मानव विचारणीय है। एक जी विचार, जी जैसे साम्यवाद का विचार आया तो पूरी धरती एक समय 2/3 उसी को अपनाने लग गई, है ना। हाँ अभी जी जी अभी कैपिटलिज्म जिसको कह रहे हैं, पूंजीवाद, है ना, या तो उसके आधार पे लगभग पूरी इकोनॉमी चल रही है। लेकिन अब इसका भी कमी नजर आ रही है। आप बिल्कुल जी सही कह रहे हैं। अगर सहअस्तित्ववाद भी फिर शिक्षा में और आ जाएगा तो ये संभावना दिखती है। तो ये आपका बहुत बढ़िया ध्यान गया, है ना। जी बहुत भैया बढ़िया, जी, धन्यवाद दीदी। धन्यवाद जी भैया। यार भैया, ये जो रणधीर भैया का चैट बॉक्स में आया है, इसको क्योंकि मैंने तो थोड़ा बताया ही था, इसको थोड़ा आप और खोलेंगे भैया क्या? हाँ भैया, जी भैया, सुख जो है निरंतर चाहिए क्षणभंगुरता आदमी वाला। को। हाँ हाँ, हाँ जी। निरंतर चाहिए। उसमें और नहीं। भैया, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। यार भैया, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अनीता दीदी। अब मेरी आवाज नहीं जा रही है शायद। हाँ कट भैया, आपकी आवाज कट नहीं रही आई है जी। आवाज। कट गई आवाज। तो देखिए, अनीता दीदी शायद इसको पूरा कर दें। दीदी, आप कुछ रख देंगे फिर? हाँ भैया, मतलब यहाँ यही बोला जा रहा है कि संवेदनशीलता परिवर्तनशील है, क्योंकि शरीर से जुड़ी हुई है ना, तो जी हमारी संवेदनाएं बदलती रहती है। तो वो भंगुरता जो है कि वो परिवर्तनशील है। तो ये जो बार बार हमको कोई चीज की तरफ हम भागते हैं और वो चीज हमको नहीं मिलती है, नहीं इसलिए मिलती है क्योंकि संवेदनशीलता परिवर्तनशील है। तो इससे फिर एक समय के बाद मानव के जागृत होने के लिए घंटी है। इसका मतलब वो एक इंडिकेशन है कि हमको कोई चीज अधूरी है हमारे अंदर समझ में, उसको हमको पूरा करना है। तो इसकी भंगुरता है, ऐसा पहचानने के लिए ये एक इंडिकेशन है जो बार बार हमको वहां नहीं पहुंचाता है जहां हम पहुंचना चाहते हैं। तो इस प्रकार से जागृत होने के लिए एक घंटी है, इंडिकेशन है कि जागृत होने का मतलब है कि उस चीज को जान लेना और जान के मान लेना। तो हम जब ये बार बार होता है, इसीलिए ठंडा हवा हम गली से समझ, चला। या तो हम इस बात को समझ लें, समझ के अपना जीने का डिजाइन बनाए, या फिर ये जो जैसी है वैसी हमको बार बार इंडिकेट करेगी, तो हम जागृति की ओर जाएंगे ही, जानने की ओर जाना ही होगा। मतलब बाध्यता भी है ये। तो या तो हम समझ के जिए या हम भुगत के जिएंगे, लेकिन जानना तो होगा ही होगा, क्योंकि इंडिकेशन हर समय हमको मिलता ही रहेगा। जी, बढ़िया है दीदी, बहुत बढ़िया। जी जी, और कोई भाई कुछ शेयरिंग या कोई स्पष्टीकरण
करना चाहें, नहीं तो फिर हम भैया एक सेशन को क्लियर करेंगे। प्रश्न बन रहा था, जी थोड़ा सा स्पष्टता चाहिए। व्यवहार कौन- व्यवहार संतोष भैया बोल रहे हैं। हाँ जी, हाँ हाँ, व्यवहार के दोबारा बिना भैया मानव थोड़ा सुखी नहीं हो स्पष्ट कर। सकता। व्यवहार हाँ जी, अगर नहीं होता तो मानव सुखी नहीं होता। ये प्रकृति के बारे में आपने समझा है, थोड़ा सा मानव के बारे में बताइए ना कि किस तरह से मानव के साथ व्यवहार के अभाव में नहीं मिलता। जी अनीता दीदी आप बताएंगे दीदी? हाँ भैया आप बताइए ना। आप लेकिन बढ़िया। हाँ मैंने सोचा कि मैं तो कर दिया जी था, उसके साथ में यदि आप या बीआर भैया रखें तो। भैया मेरी तो आवाज ही नहीं जा रही है। आ गई अच्छा आवाज भैया। अभी आ गई भैया आवाज। अरे देखिए इस बार ट्राई कीजिए, अगर आ जाती है तो। व्यवहारवादी जो बात कह रहे हैं। हाँ भैया, व्यवहार आदमी का सुखी होने का या आदमी के जीने का जो है एकमात्र मुद्दा व्यवहार है और कार्य है। कार्य से आदमी सुखी नहीं हो सकता, व्यवहार से ही सुखी होगा। आदमी आदमी के साथ जिएगा। आदमी का अगर आदमी के साथ व्यवहार नहीं करेगा तो उसका कोई कार्यक्रम ही नहीं है। क्यों जिएगा वो? उसके जीने का कार्यक्रम जो है व्यवहार से ही है। चल हेलो, हाँ जी आ रही है आवाज भैया जी। आ रही है? अब देखिए जिनका वीवो नाम लिखा हुआ है वो थोड़ा सा अगर माइक को म्यूट कर लेंगे तो आवाज ठीक से रहेगी। जी भैया। भैया आदमी हाँ का जी लक्ष्य जो है, आदमी का जीना जो है आदमी के साथ ही है। आदमी के सारे कार्यक्रम आदमी के साथ ही हैं, और आदमी के साथ कार्यक्रम है तो आदमी का आदमी के साथ व्यवहार है ही है। उस व्यवहार के बिना आदमी ना तो तृप्त होगा, ना अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकेगा, और न कुछ कार्यक्रम बनेगा उसका। तो आदमी का आदमी के साथ ही सारे कार्यक्रम हैं, सारा लक्ष्य आदमी के साथ ही है। अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था क्या है? आदमी आदमी के साथ है। परिवार क्या है? आदमी का आदमी के साथ है। समाज क्या है? आदमी का आदमी के साथ है। तो ये जो है परिवार में, समाज में, अखंड राष्ट्र में जो आदमी के साथ इंटरेक्शन है वही व्यवहार है, और बहुत वही बढ़िया। उसी से तृप्ति है। नहीं तो तृप्ति कहाँ होगी? जीने में ही तृप्ति होगी ना, और आदमी के साथ ही जीने में तृप्ति होगी। जी हाँ भैया, जैसे आपने बताया था ना, जो भैया बोल रहे थे कि भाई प्रकृति से के साथ जो हम कार्य करते हैं, वो जो प्रकृति के साथ हमारा इंटरेक्शन है उसको कार्य कह रहे हैं, उससे हमको सुविधा प्राप्त होती है। सुख तो मानव के साथ व्यवहार से ही, मूल्यों का निर्वाह करके ही प्राप्त होता है, इसलिए व्यवहार आवश्यक है, ऐसा भैया ने बताया है। ठीक है संतोष भैया। बिहार भैया आगे बढ़े। मेरा एक प्रश्न हाँ है। जी विजय भैया। हाँ मेरा एक प्रश्न है, जैसे ये जो हमारा जो एजुकेशन है, ये जो जीवन विद्या का एजुकेशन अभी स्कूलों में आ रहा है, सब जगह आ रहा है, तो ये तो मानव धर्म के बारे में है, ये बहुत ही अच्छा है। मगर बाकी जो धर्म के लोग हैं, मैं तो देखा हूँ कई हमारे जो लीडर लोग हैं जाके वहाँ पे कुछ स्पीच भी देते हैं और मानव धर्म के बारे में बताते हैं। तो वहाँ पे बाकी जगह में इसका कैसा एक्सेप्टेंस है और हम लोग इसको कैसे लेके आगे बढ़ रहे हैं, वही मन में एक प्रश्न रहता है। भैया थोड़ा सा और स्पष्ट करें प्रश्न। हाँ मेरा प्रश्न है कि हाँ हमारे तो देश में बहुत सारे मतलब सामाजिक धर्म है, लोग बहुत कुछ फॉलो करते हैं, और ये जो है ये मानव धर्म के बारे में बहुत एकदम क्लियर है, और इसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, बाकी धर्मों को भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, और सब लोग इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, अपना जो घर में फॉलो करते हैं उसके साथ इसको भी ले सकते हैं। मेरा प्रश्न है कि इसका एक्सेप्टेंस सब लोगों में कैसा है, और कैसे हम लोग इसको आगे लेके और सार्वभौम कर सकते हैं। स्कूलों में तो आ रहा है जी, तो भैया स्कूलों में भी आ रहा है, और जैसे मैंने इस सभा में एक दो बार वर्णन भी किया है कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में भी ये अभी एक्सेप्ट हो रहा है।
AICTE ने है ना इसको मंजूरी दी है कि भाई सभी इंजीनियरिंग कॉलेजेस में इसको लिया जाए। UPTU में चल रहा है, आत्मीय यूनिवर्सिटी में चल रहा है, दिल्ली के स्कूलों में तो चल ही रहा है पीनस करिकुलम की तरह, और उत्तराखंड भी अब सोच रहा है राज्य, मध्य प्रदेश राज्य भी सोच रहा है, बहुत सारे लोग अब सोच ही रहे हैं, क्योंकि तो सही जो होता है उसकी स्वीकृति बनती ही है ना, थोड़ा समय लग सकता है। इसी तरह से विदेशों में भी देखिए, क्योंकि वो भी मानव ही है, वो भी सुखी होना चाहते हैं, वो भी भौतिकवाद से त्रस्त पस्त है, तो बस वहां पर भी हम प्रयास कर रहे हैं। हमारे एक साथी हैं जो कनाडा में है, महेंद्र भाई हैं, वो वहाँ प्रयास कर रहे हैं, तो हम देखते हैं वहाँ पे भी स्वीकृति बन रही है। तो ऐसा लगता है विजय भैया, धीरे धीरे हमारा आपका सबका प्रयास होगा तो सब जगह इसकी स्वीकृति हो ही जाएगी। क्यों BR भैया, कुछ ऐड हाँ करेंगे भैया, इसमें? बिल्कुल ठीक बात है। बस जी आदमी जैसे जैसे बढ़िया। समझेगा, जैसे जैसे जिएगा भैया, वैसे वैसे दूसरों को प्रेरित करेगा ही, इस तरह से अपने आप जी बढ़ेगा। मुख्य मुद्दा है बढ़िया। हमारा जीना और हमारा समझना, तो फिर अपने आप समझाना बनता ही है। जी जी हाँ बहुत नमस्ते बढ़िया, भैया। धन्यवाद। हाँ भैया, धन्यवाद भैया। हाँ जी भैया, कौन भैया बोल रहे हैं? केशव बोल रहा हूँ भैया, नमस्ते, राजस्थान से, सरदार शहर से। हाँ केशव भैया, राजस्थान से, नमस्कार भैया, सभी को बताइए। प्रणाम, नमस्ते। नमस्ते भैया, जी नमस्ते। हाँ भैया, एक तो प्रश्न बनना था, प्रतिभा और व्यक्तित्व में जो अंतर है ना, जी तो उसमें पहले भी आदर्शवाद में भी काफी बताया, ये चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना। तो वहां भी प्रतिभा और व्यक्तित्व में फर्क दिखता है, तो यहाँ इसको थोड़ा समझाएंगे, प्रतिभा और व्यक्तित्व में फर्क क्या होता है? BR भैया, मैंने पिछली बार इसको रखा था, इस बार आप थोड़ा और एक्सप्लेन करेंगे प्रतिभा पिछली बार मैं व्यक्तित्व। नहीं था भैया। अच्छा अच्छा भैया, तो मैं थोड़ा रखता हूँ, फिर आप जोड़ देना भैया, फिर है ना, हाँ हाँ, कुछ अगर कुछ मेरे थे। लगेगा हाँ मेरे हाँ को। हाँ जी जी। तो केशव भैया देखिए, प्रतिभा कह रहे हैं कि अपनी समझ को ही प्रतिभा कह रहे हैं, कि हमारी जो वैचारिक क्षमता है ना, हम अस्तित्व के बारे में क्या मानते हैं, जीवन के या मानव के बारे में क्या मानते हैं, मानव क्या है। और आदर्शवाद का जैसे आपने जिक्र किया, तो मानने के अर्थ में तो बहुत शुभ की बात है वहां पे, वसुधैव कुटुंबकम, है ना, ऐसा बात कहते हैं। तो जो हमारा वैचारिक पक्ष है उसको प्रतिभा कह रहे हैं, ज्ञान पक्ष है उसको प्रतिभा कह रहे हैं, और व्यक्तित्व कह रहे हैं जो हमारा जीने वाला भाग है। तो ये बहुत सारा विरोधाभास हमको दिखता है ना, आदर्शवाद में भी, कि कहने के स्तर पर, मानने के स्तर पर, बोलने के स्तर पर तो बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, लेकिन जीने के स्तर पर परिवार में भी विरोध, और है ना, और आपस में छोटे छोटे मत संप्रदाय, एक ही धर्म के लोग भी आपस में लड़ते रहते हैं। इस तरह कोई प्रतिभा और व्यक्तित्व में संतुलन नहीं है। उसी प्रकार से भौतिकवाद में भी यही स्थिति है ना, कहने के अर्थ पे तो ग्लोबल विलेज है ना, और सारी धरती एक है, ऐसा नारा लगाते रहते हैं, लेकिन रिसोर्सेज के लिए लड़ाइयाँ हैं, तेल के लिए लड़ाई, पानी के लिए लड़ाई, अभ्रक के लिए लड़ाई, कॉपर के लिए लड़ाई, मिनरल्स के लिए लड़ाई, और है ना, किस तरह से बहुत सारी चीजें हैं जिनके लिए लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं। तो यहाँ पर जो बाबा जी ने कहा है कि अगर हम अस्तित्व दर्शन ज्ञान सहअस्तित्व को अच्छे से समझ जाते हैं, सहअस्तित्व दर्शन ज्ञान हो जाता है, जीवन ज्ञान हो जाता है, और मानवतापूर्ण आचरण ज्ञान हो जाता है, तो ये जो पक्ष है ये हमारा प्रतिभा है। तो हमारी जो अवधारणा है वो सही के अर्थ में हो जाती है, हमारे विचारों में समाधान आ जाता है, मानव जाति एक, मानव धर्म एक को हम समझ लेते हैं। ऐसा समझ लेते हैं तो फिर हम, हमारा जो व्यक्तित्व है, हमारा जो जीना है, जिसको मूल्य चरित्र नैतिकता कह रहे हैं, है ना, परिवार में मूल्यों के साथ न्याय संबंध में, तो पूरी धरती को हम सही से जी पाते हैं, इसका प्रमाण फिर मिलने लगता है। और चरित्र के साथ में हम जीते हैं, नीति के साथ में जीते हैं, तो फिर उसी को कहेंगे प्रतिभा और व्यक्तित्व में संतुलन। ऐसा केशव भैया लगता है। तो पहले पूरी बात समझ में नहीं आ पाई, बोलने में कामना में आ गई, ऐसा कहेंगे। अगर सम्मान करेंगे परंपरा का, तो सम्मान तो इतना ही बनता है कि उनमें अपेक्षा थी कि हाँ भाई पूरी धरती एक हो जाए, है ना, जो स्वर्ग की कामना या जो भी रही, तो कामना के रूप में तो प्रतिभा को देख सकते हैं, लेकिन जीने में वो नहीं हो पाया। नहीं तो हम जैसे हिंदू धर्म को ही देखें, क्योंकि उससे तो हम वाकिफ हैं, तो छोटी छोटी जातियों के एक धर्म को वसुधैव कुटुंब कहने के बाद भी कितनी सारी जाति और उपजातियों में बटा हुआ रहा है समाज, एक दूसरे के ऊपर कितना अत्याचार हुआ है, ये हम देख सकते हैं, है ना। तो वो विचारों में रहा, लेकिन कहने को तो हर एक के जीव में ईश्वर बैठा रहता है, ये कहने की बात हुई, है ना।
लेकिन 4 वर्ण और उसमें भी उपजातियों में इतना बटा रहा है कि एक दूसरे के ऊपर अत्याचार करते रहे हैं, है ना। तो ये जी जैसे व्यक्तित्व में और इसमें प्रतिभा में कोई संतुलन नहीं दिखता है। जी जैसे केशव बाबा जी। जी ने अनुभव विधि से जो बात कही है वो अध्ययन विधि से हम सब समझ रहे हैं ना। तो जैसे जी कहीं भी जो चीज भी, जैसे पंख की पहले शिक्षा नहीं हुई तो पंखा नहीं बन पाया, लेकिन जैसे ही पंखा की शिक्षा हुई, मोबाइल की शिक्षा हुई, आमजन को वो उपलब्ध हो गया, है ना। तो जी ये शिक्षा के माध्यम से हम सबको उपलब्ध हो रहा है। बाबा जी ने मतलब 70s में ये अनुभव हो गया और उसके बाद में ये चल ही रहा है ना। तो कहने जी का मतलब उनके जैसा दूसरा अनुभवशील व्यक्ति जो है, या इस अध्ययन विधि से अब तक शायद कितने हुए, ऐसा मुझे तो ध्यान नहीं भैया, मैं तो नया थोड़ा। तो और वही बात की, हाँ जैसे वहां मैं निरंकारी मिशन में भी देखते थे, वहां भी जैसे गुरु की बात जो मानने वाले लोग तो कम थे, गुरु की महिमा गाने वाले ज्यादा मिलेंगे, है ना। तो जैसे वहां भी देखा जी कि अंतरजातीय शादियां कौन लोग कर पाते थे, जो गुरु की बात को ज्यादा तवज्जो देते थे, वो जाकर अंतरजातीय शादियां भी करते थे, जी है ना, जो सामूहिक प्रोग्राम होते थे, है ना। हम्म, तो बाकी महिमा गाने वाले हाँ तो जी लाखों करोड़ों में होंगे। तो जो हाँ। वहां वहां भी प्रतिभा और व्यक्तित्व में तो, फर्क की तो जो बात है, या जी भैया। तो जी भैया आप यही कह रहे हैं कि जैसे आपने कहा कि यहाँ पे भी जितना जितना समझ जाएंगे, जैसे आपने कहा कि भाई उस रास्ते में सब है ही, मैं खुद अपने आधार पे कह सकता हूँ कि भाई जितना मैं पहले था, और है ना, मुझे लगता है कि चीजें स्पष्ट हो रही हैं, कंसेप्चुअल क्लैरिटी बन रही है। और ये तो निष्ठा है कि अनुभव कोई बहुत दूर की चीज नहीं है, हो ही जाएगा। अभी कई लोगों ने, हमारे बीच में लोगों ने कहा भी है, एक ने, परंतु जिन्होंने अनुभव नहीं कहा है, हम उनके जीने में भी संतुलन को, प्रतिभा और व्यक्तित्व में संतुलन को देख पाते हैं अपने बहुत सारे साथियों में, है ना। किसी एक का नाम लेने की बात नहीं है, नहीं तो ऐसा मैसेज जाएगा कि क्या उन्हीं में, पर हम अपने बीच में देख पाते हैं ऐसा, है ना। तो केशव भैया बिल्कुल ठीक बात है। इससे मुझे तो आश्वस्ति बनती है कि जो ये शिक्षा में आएगा तो अधिकतम लोगों में प्रतिभा व्यक्तित्व में संतुलन आएगा और धीरे धीरे चीजें ठीक होंगी। जी भैया। जी भैया। बिहार भैया कुछ और जोड़ेंगे इसमें जो केशव भैया नहीं ने भैया मुद्दा बहुत, उठाया? नहीं भैया बहुत बढ़िया, पूरा हो गया। जी जी बढ़िया। और कोई भैया कुछ, भैया बहन, है ना, भाई बहन कोई कुछ कहना चाहेंगे? नहीं तो आज सेशन को पूरा कर सकते हैं और अगली बार आगे बढ़ाएंगे अगले संडे को। अनीता दीदी जी कुछ जोड़ेंगे आप? नहीं भैया अभी अनीता दीदी नहीं, और मैं बोल रही थी नेक्स्ट जो अपना संडे रहेगा उसमें ऐसा भी कर सकते हैं भैया कि अपने पास अभी 2 पेज ही है, कई अपने पास 30 भाई बहन करीब जुड़ते हैं, है ना। तो यदि जी सब लोग भी कुछ अपने आप अपनी शेयरिंग करना चाहे तो नेक्स्ट संडे अपन रख सकते हैं कि एक बार बढ़िया बात है। हो जाए, तो फिर अपन नेक्स्ट मानव व्यवहार दर्शन शुरू करेंगे बाद में। बहुत बढ़िया प्रस्ताव है। तो सभी, पूरी पुस्तक पूरी हुई है, सभी को जी। कुछ ना कुछ समझ में आया है, तो अपने में क्या शेयरिंग या कोई भी जिज्ञासा हो, अगली बार 2 पढ़ने के बाद में उनको भी हाँ शेयर कर सकते हैं। तो अगला बार का सेशन ऐसा रख लेंगे। बहुत बढ़िया दीदी, बहुत सुंदर बात। बहुत ठीक है बढ़िया। तो अभी पूरा कर लेते हैं फिर। जी, अभी पूरा करते हैं। सभी को नमस्ते। सभी को नमस्ते। नमस्ते, नमस्ते। नमस्ते। सभी को धन्यवाद, नमस्ते। बहुत बढ़िया। नमस्ते। धन्यवाद सबको।